आते हैं यहाँ पे। तो संथाल परगना की जो डेमोग्राफी है, वहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल ही अलग है। और इसलिए आप देखेंगे कि एक लंबे समय के बाद, यानी अराउंड अगर आप देखें तो जो है आपका है ना 41 ईयर्स लेटर एक तरह से उस एरिया में लाइक एक टेनेंसी एक्ट आया। तो आखिर ये जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा बात करते हैं बैकग्राउंड में जा करके। तो संथाल परगना एरिया में जो एक डोमिनेटेड ट्राइब जो हुआ करती थी वो थी आपका पहाड़िया ट्राइब, जिसमें से सौरिया पहाड़िया, मल पहाड़िया है ना, उन्हीं की एक ओबीसी कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कुमार भाग, है ना। ऐसी कई सारी जनजातियां वहाँ पे पाई जाती थी। समय के साथ वहाँ पे लाइक एक तरह से इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ, और उस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए 1955-56 में आप देखेंगे कि जो उसे एक नॉन रेगुलेटिंग एरिया डिक्लेयर किया जाता है, बेसिकली 1856 में। इसके बाद फिर क्या होगा कि जो है संथाल परगना रीजन में अगर आप देखेंगे तो पहली बारी वहाँ पे लाइक रेंट कलेक्ट करने के लिए एक, या फिर कह लीजिए कि संथाल परगना का जो एक मतलब आप कह सकते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया के तहत रूल करने का जो शुरुआत होता है वो होता है आपका 1856 में। 1856 में वहाँ के लिए पहली बार एक नियम बनाया जाएगा जिसको कहा जाता है आपका संथाल पुलिस नियमावली कह लीजिए, या संथाल पुलिस रूल कह लीजिए। तो जब एक तरह से उसको इनैक्ट किया जाता है ऑन 29 दिसंबर 1856 को, तो उसे लाइक इनैक्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनका नाम था जॉर्ज यूल। तो इस कारण से उसे यूल रूल कहा गया, है ना, जॉर्ज यूल के नाम पर यूल रूल कहा गया। 1872 में पहली बार वहाँ पे क्या होगा, आपका रेंट रेगुलेशन लाया जाएगा, ठीक है, ताकि जो है आपका ये रेंट रेगुलेशन आएगा 1886 में। उससे पहले जो आपका 1872 में जो आपका सेटलमेंट एक्ट आएगा, संथाल परगना सेटलमेंट एक्ट 1872। तो उसमें क्या है कि लैंड का सेटलमेंट करने का एक तरह से प्रोविजन था मेनली, और ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती थी, इसलिए 1886 में रेंट रेगुलेशन लेकर के आते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा ही रेंट कलेक्ट किया जाता था, मतलब एकदम से आर्बिट्रेरी मेथड से कह सकते हैं कि एकदम मनमाने तरीके से। और इस कारण से वहाँ पे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, और जो लैंड एलिनेशन जो मेन प्रॉब्लम हुआ करता था वो भी बना ही रहा। क्योंकि ऐसा था कि अगर आप इवनिंग तक में, यानी जो ड्यू डेट है, अगर उस दिन इवनिंग तक में आपने अगर रेंट पे नहीं किया तो आपकी ज़मीनें छीन ली जाती थी और फिर जो है किसी और को सेटलमेंट कर दिया जाता था, ठीक है। अब हुआ ये कि जो है ये चीज़ें लगातार चलती रहीं, और आप देखेंगे कि 1905 में, मतलब उससे पहले एक जो है आपका कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, अंडर मैकफर्सन का नाम आपने हो सकता है सुना होगा। तो मैकफर्सन के चेयरमैनशिप में जो है कमेटी बनाई जाती है। उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, किसको, लाइक जो ब्रिटिश इंडिया उस समय एक तरह से थी उनको, और फिर जो है उस रिपोर्ट के कुछ खास एक तरह से ये देखने को नहीं मिले। फिर हुआ ये कि जो है बाद में जीएफ गेंजर को अपॉइंट किया जाता है, और उन्होंने पूरा का पूरा जो है, ठीक है, बेसिकली 1855 से लेकर के, है ना, जो 1935 तक जितना भी एक तरह से लैंड सेटलमेंट वगैरह हुआ था, उस इसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए जीएफ गेंजर को अपॉइंट किया जाता है। जीएफ गेंजर ने अपनी रिपोर्ट जो है उस समय लाइक एक तरह से ब्रिटिश इंडिया कह लीजिए या फिर जो है बिहार गवर्नमेंट कह लीजिए, उनको एक तरह से दिया। और जब उस रिपोर्ट को देखा गया तो जो है बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक बोलते हैं ना कि जो है जिसको मन किया उसको जो है आपका लैंड सेटलमेंट कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो इस कारण से 1937 में आपका जो है संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी ने फिर रेकमेंड किया कि आप यहाँ के लिए एक सेपरेट जो है टेनेंसी एक्ट बनाइए। और फिर आप देखेंगे कि जो है आपका संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 एक तरह से आएगा, है ना। तो ये इसलिए लाया गया क्योंकि जो है वहाँ पे जो लैंड सेटलमेंट हो रहे थे उसका काफ़ी ज़्यादा जो रेगुलेशन वगैरह था, चाहे रेंट रेगुलेशन हो चाहे सेटलमेंट एक्ट हो, उनका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया गया, और वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनकी ज़मीनें किसी ऐसे हाथों में जाने लगी जिन्होंने उसके लिए कभी मेहनत करा ही नहीं था। और इसलिए जो आपका ये एक सप्लीमेंट्री प्रोविज़न जो कि बिहार एक्ट का है ना, 1949 में आपका संथाल परगना टेनेंसी एक्ट एक तरह से लाया गया, ठीक है। आज के समय में अगर हम देखेंगे तो संथाल परगना के लिए एक ही ये एक्ट है जो कि आपका वहाँ पे लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, वो है आपका संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949। ये एक्ट में अगर आप देखेंगे टोटल 9 चैप्टर्स है और 72 सेक्शंस है, और 2 एक तरह से आपका शेड्यूल में जो है बटा हुआ है। एक एक करके बात करते हैं, जो जितना आपको बताया वो सारा चीज़ आपके नोट्स में एक तरह से मिल जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप देखेंगे तो जो है आपका संथाल विद्रोह के ही परिणाम स्वरूप संथाल पन्ना जिला बना, यानी द संथाल रेबिलियन लेड टू क्रिएशन ऑफ द संथाल पन्ना डिस्ट्रिक्ट। आपको याद होगा 22 ऑफ दिसंबर 1855 को संथाल पन्ना डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है एंड एशली एडन बिकेम द फर्स्ट डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ संथाल पन्ना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दुमका को बनाया जाता है संथाल पन्ना डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर एंड वही एशली एडन ने यहाँ के जो ट्राइबल हैं उनके ये के लिए लाइक उन्हें लीगल राइट देने के लिए उन्होंने एक रूल ड्राफ्ट किया जिसको कहा जाता है क्या, संथाल परगना नियमावली बोलते हैं। 1855 में अधिनियम संख्या 37 द्वारा भागलपुर और बीरभूम के प्रभावित क्षेत्रों को मिलाकर के नया जिला बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि द स्टैट्यूटरी हिस्ट्री बिगन विद द संथाल पुलिस रूल 1856। 29 ऑफ दिसंबर 1856 को इसे बनाया गया या फिर कह सकते हैं लागू किया गया था बेसिकली, और भागलपुर के कमिश्नर थे जॉर्ज यूल, उन्होंने लागू किया, इसलिए इसे यूल रूल कहा जाता है। यानी जो आपका यूल रूल कहिए चाहे संथाल पुलिस रूल कहिए, दोनों सेम ही है। बेसिकली ओरिजिनल नेम है आपका संथाल पुलिस रूल और जो है इसको बाद में यूल रूल कहा गया, ये जस्ट ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन आया कब आपका 1872 में। ठीक है, अब इसमें क्या था आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो कुछ और ईयर है, बुक में कुछ और दिया हुआ है। आप देखेंगे तो यह है द संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872, रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ 1872, 8 में 1872 को एक तरह से बेसिकली आया था। ठीक है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ये कहता है इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ संथाल परगनाज एज डिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल अटैच्ड टू एक्ट 10 ऑफ 1857 एंड इन नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल नंबर 478 डेटेड 12 मार्च 1872। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जो है आपका कब ये क्या कोई और ईयर है या फिर कुछ है, कुछ किताबों में अलग दिया हुआ है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1872 में ही आया। इफेक्ट वाला छोड़ दीजिए, ईयर केवल याद रखिए। ठीक है, इफेक्टिव डेट के बारे में इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पे ये सारे के सारे रेगुलेशंस को हटा करके एक ही अब कानून है, वो है आपका संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। नहीं तो वो लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको याद ही नहीं रखना है। ठीक है, 1872 इतना याद रख लीजिएगा काफी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन 1872 दी संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 3 ऑफ 1872 वाज पास्ड बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 मई 1872 को। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट लॉ रिलेटिंग टू टेनेंट्स ऑफ संथाल परगना, यानी संथाल परगना के जो ये थे टेनेंट थे या काश्तकार थे उनके लिए एक तरह से पहला कानून था। जैसे आपको याद होगा 1854 में जो आपका सबसे पहली बार जब सीएनटी के बारे में हमने पढ़ा था, 1854 में पहली बार जो आपका टेनेंट्स के राइट को डिफाइन किया गया था। यहाँ पे कब ये किया जाएगा, वो 1872 में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। This law marked the beginning of tenant system in संथाल परगना, यानी काश्तकारी जो प्रणाली की शुरुआत हम कहते हैं वो 1872 से ही माना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 1886 में जो आपका आता है कौन सा, संथाल परगना रेंट रेगुलेशन। ठीक है, और ये भी जो है एक रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का ही रिपोर्ट है, उसमें कई सारे ये हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1872 में संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन और 1886 में संथाल परगना रेंट रेगुलेशन 1886। अब जो है पूरा इसके बारे में ना तो आपको पढ़ना है, केवल इतना ध्यान रख लेना है कि टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू द ब्रिटिश रूलर्स इनैक्टेड द संथाल परगना रेंट रेगुलेशन 1886, यानी जो आपका ज्यादा से ज्यादा एक तरह से इनको रेवेन्यू चाहिए था, कहां से, संथाल परगना से, इसलिए ये रेंट रेगुलेशन लेके आया कब आपका 1886 में। द रेगुलेशन कंटेन्ड वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस फॉर रेंट कलेक्शन, यानी जो है अगर मान लेते हैं टाइम पर रेंट न दे पाए तो जमीनें छीन ली जाती थी और फिर जो है किसी और को क्या कर दिया जाता था आपका। ठीक है, 1872 का जो रेगुलेशन है उसके तहत जो है आपका किसी और को सेटलमेंट कर दिया जाता था। ठीक है, ये प्रोविजन किए गए थे। इफ अ टेनेंट फेल टू पे द रेंट ऑन टाइम द लैंडलॉर्ड कुड टेक बैक द लैंड एंड अलॉट इट टू अनदर पर्सन। As a result, a large portion of land was taken away from the Santhali cultivators who had developed it. यानी जिन्होंने जमीनें बनाई थी उन्हीं से छीन करके जो है किसी ऐसे हाथों में जाने लगा जिन्होंने उसके लिए कभी मेहनत करा ही नहीं था। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो लोग जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि वो टाइम पर टैक्स दे सकते थे, रेंट दे सकते थे, तो उनके हाथों में जाने लगा और जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपका, ठीक है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद इतिहास शुरू होता है आपका कौन सा, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 की। सो ह्यूज मैकफर्सन प्रेजेंटेड दी संथाल परगना सेटलमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1905। तो 1905 में इसको जो है एक तरह से ये किया गया, मैकफर्सन ने जो रिपोर्ट दिया था। ठीक है, जेएफ गंजर वाज एंट्रस्टेड टू प्रिपेयर अ फ्रेश रिपोर्ट ऑन सेटलमेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम 1855 टू 1935। अब 1855 क्यों, क्योंकि 1855 में ही जो आपका पहली बार वो जो है एक तरह से संथाल पुलिस रूल बनाया गया था और उसके बाद जो है एक
तरह से वहाँ पे जो टेनेंट हैं उसके राइट्स को डिफाइन एक तरह से किया जाएगा 1872 में। तो क्योंकि जो है आपका वो संथाल परगना एक मेजर रिवोल्ट माना जाता है, तो वहाँ से एक तरह से कहा गया कि आप ऐसा करो, पूरा 1855 से एक तरह से डेटा कलेक्ट करके एक आप दे दीजिए, ठीक है। The 1935 Genjar report revealed alarming condition leading the government of Bihar to set up the संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937। अब इसमें भी जो है ना लाइक कुछ किताबें ऐसी हैं जो लाइक कहते हैं कि भाई वी आर द नंबर 1, तो उसमें एक तरह से आप देखेंगे कहते हैं कि जो है आपका ये जो कमेटी बनाई गई थी वो 1937 में बनाया गया था, बट कमेटी बना था आपका कब, ठीक है, ये नहीं, ये क्या बोलते हैं आपका 19 कुछ और उन्होंने एक बार पूछा भी था 1939 या कुछ ऐसा था ना कुछ बुक में, नहीं ये क्या नाम है आपका ओलिव ग्रीन जो, हाँ 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 नहीं पिछली बार आपने पूछा था, हाँ, तो इसलिए जो है इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए द संथाल परगना इंक्वायरी कमीशन वाज सेट अप इन 1937 बाय नोटिफिकेशन नंबर 456/2A डेटेड 22 November 1937 which was entrusted with the review of whole administration in view of the possible changes that were seemed necessary for the development and good governance of the area। तो खैर आपको इतना डेट वगैरह याद नहीं रखना है, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ों को आप सही माने या गलत माने, इसके लिए हमने थोड़ा बहुत इधर जो है एक तरह से कुछ चीज़ें ये कर दिया है ताकि आप थोड़ा कनेक्ट कर सके। हाँ नहीं आज नहीं, मतलब देखिए क्या होता है ना कि कई बार होता है कि मैं बोल दूं तो उस पर कई बार आप यकीन नहीं करते हैं, तो हमें लगा कि साइड में मेरे पास जो जगह है ना उसके लिए जो है कुछ लगा देते हैं। आप यहाँ पे देखें मैकफर्सन एंड गेंजर सेटलमेंट ऑपरेशंस, ये 1905 से लेकर 1912 तक एंड 1922-35 तक, ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरे पास पूरा का पूरा रिपोर्ट है, आप कभी बोलिएगा तो मैं पूरा ही रिपोर्ट दे दूँ, आप पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से, ठीक है। Now the committee examined the overall administration and submitted its recommendation to the Bihar government. Based on these recommendations, the संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यानी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस 1949 बिहार एक्ट नंबर 14, ठीक है, 1949 वाज इनैक्टेड। तो बेसिकली जो है आपका, ठीक है, संथाल परगना जो टेनेंसी एक्ट है एक सप्लीमेंट्री प्रोविजन है किसका आपका, तो 1949 का जो बिहार एक्ट जो नंबर 14 है उसका। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कब आया ये सो, ठीक है। 1949 ईयर याद रखना हो, डेट याद रखना हो तो 1 नवंबर 1949 को इनैक्ट हुआ था ये, ठीक है। जैसे CNT 11 नवंबर को, ये 1 नवंबर को, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नाउ अगर हम बात करते हैं तो दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 नवंबर 1949 एंड द SPT एक्ट 1949 हैज 9 चैप्टर 72 सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल। अब ये कहाँ पे एक तरह से ये है, तो पूरा का पूरा एक तरह से स्ट्रक्चर अगर हम समझेंगे तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ये पूरे संथाल परगना में जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी जो आपका गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा एंड देवघर, ये 6 जिलों के लिए ही लागू है, याद रख लेनी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि संथाल परगना एक्ट किस जिले में लागू होता है या किस जिले में लागू नहीं होता है, ऐसे करके सवाल आ जाते हैं। तो इतना पता होना चाहिए कि हाँ संथाल परगना में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सो ठीक है, ये खुद से जो है चीज़ों को समझने वाली ये है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने बात किया है एक एक करके देख लेते हैं कि किसमें क्या है। सो सबसे पहला है आपका प्रिलिमिनरी, जो कि आपका सेक्शन 1 to 4 तक में कुछ प्रोविजंस हैं। अब इसमें से अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर 4 तक में सारे याद नहीं रखने हैं, आपको याद रखना है पहला चीज 1 क्या कहता है, वही शॉर्ट टाइटल है ना, एक्सटेंड एंड जो है आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम इसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि यही फंसा देगा आपको, ठीक है। तो जो है इतना, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि किस धारा के अनुसार संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पूरे संथाल परगना में लागू होगा, है ना। अब वहां पे जो है अरे किस धारा के अनुसार, तो ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो वो सिंपली है, आपको ध्यान रख लेना है कि सेक्शन 1 याद रख लेना है, ठीक है। सेक्शन 1 इस, हाँ कुछ बोल रहे क्या? यस सर। हाँ किधर? हाँ ये रूल एक्ट के तहत सेटलमेंट जो था, पहले का सेटलमेंट बंदोबस्ती जितना किया गया था, जो बहुत निरंकुश टाइप के किसी को भी दे दिए जाते थे, तो वो बंदोबस्ती मेंटेन रहा इस एक्ट नहीं के बाद। अब इसमें क्या है ना, हम देखेंगे कि जो पहले से जो लागू थे वो सारे के सारे जो प्रोविजंस को हटा दिए गए, रिमूव कर दिया गया, और एक यही चीज़ है, अब चाहे वो सेटलमेंट करना हो, चाहे आपका रेंट कलेक्ट करना हो, या फिर ट्रांसफर करना हो, या फिर उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाना हो, उसके लिए एक ही एक्ट है, एंड दैट इज संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949। जितने हैं सारे खत्म कर दिए गए, ठीक है, वो सारा चीज खत्म कर दिया है, ठीक है। सब में वो चीज है, शेड्यूल ए शेड्यूल बी में हमने वहां पे देखा था ना कि कहां कहां से कौन कौन से एक्ट्स को हटाया गया। तो यहाँ पर भी जो है आपका क्या है कि पहले से जो लागू थे उन सारी चीज़ों को हटा दिया गया, और अभी जो है केवल और केवल संथाल परगना टेनेंसी एक्ट।
तो ये चैप्टर 1 आपको याद रख लेनी है। इसी में आपको जो है लाइक सेक्शन 4 में जाएंगे तो डेफिनेशंस वगैरह आपको मिलेगा, और एक जो है आपका सेक्शन 2 कहता है कि आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस अधिनियम के जो प्रोविजंस हैं, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उसको संथाल परगना के किसी भी एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या उसको विदड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि जो है आपका संथाल परगना में कुछ एक हिस्से हैं, मान लेते हैं गोड्डा का कुछ हिस्से में क्या कर दे कि जो है इसके कुछ प्रोविजंस को क्या कर ले, आपका विद्रॉ कर ले, वापस ले ले, तो वो पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर मान लेते हैं किसी और एरिया में कुछ नई चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, किसके पास पावर है? ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ये आपको मिलेगा कौन सा? चैप्टर 1 में ही। सेकेंड जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 से लेकर 11 तक, जिसमें विलेज हेडमैन एंड मूल रैयत के बारे में प्रोविजन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चैप्टर जो 3 है उसमें रैयत के बारे में, जो कि 12 से लेकर 26 तक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खास करके इसमें सेक्शन 20 जाइएगा तो जैसे सेक्शन 46 हमने पढ़ा था CNT में, सेम आपको यहाँ पे सेक्शन 20 मिलेगा जो, हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद सेक्शन 27 से लेकर 42, यानी जिसमें से आपका सेटलमेंट ऑफ बैनर लैंड एंड वैकेंट होल्डिंग के बारे में प्रोविजन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आपका कुछ एक सेक्शंस हैं जहां से एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, और इसमें सेक्शन 42 इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। जैसे किसी को अगर लैंड से एविक्ट करना हो, यानी जो है उसको जो है अगर बेदखल करना हो, तो उसके बारे में ये किया गया है। देन जो है आपका चैप्टर 5 में आपको रेंट रिलेटेड प्रोविजंस मिलेंगे, जो कि 43 से लेकर 52 के बीच में है। हमने CNT में पढ़ा था आपका कहाँ से कहाँ तक? 52 से लेकर के 63 तक। यहाँ पे आपका 43 से लेकर 52 तक है। इसके बाद जो है चैप्टर 6 कहता है कि एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय अ लैंडलॉर्ड फॉर सर्टेन पर्पसेस, यानी जो आपका कुछ काम के लिए लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है? जमीन जो है ले सकता है। ये आपका 53 में है। देन जो आपका जुडिशियल प्रोसीजर वो है आपका 54 से लेकर 63, यानी जो आपका चैप्टर 7। लिमिटेशंस चैप्टर 8 जो कि 64 से लेकर 66 तक, एंड मिसलेनियस प्रोविजंस है आपका कहाँ पे? चैप्टर 9 में, जो कि 67 से लेकर 72 तक है। तो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ एक चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है कौन सा आपका? ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे शेड्यूल A, शेड्यूल B, यानी जो है आप देखिएगा कि 2 शेड्यूल है यहाँ पर भी। शेड्यूल A कहता है कि लिस्ट ऑफ रिपील्ड सेक्शंस ऑफ ओल्ड रेगुलेशंस, यानी जो भी पुराने अधिनियम थे जो यहाँ पे पहले से लागू था, है ना, उनको जो है क्या कर दिया गया? पर रिपील्ड कर दिया गया है, यानी उनको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये शेड्यूल A में आपको मिलेगा, या अनुसूची A, पुराने विनियमों की निरस्त धाराओं की सूची है इसमें। अब वो धाराएं ना तो आपको याद रखना है और नहीं जो है उनका कुछ एक तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सिंपली आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद शेड्यूल B कहता है क्या? लिस्ट ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट अंडर दी एब ओरिजिनल्स, यानी यहाँ के जो मूलवासी हैं, चाहे वो जाति हो चाहे गैर जनजाति हो, उनकी सूची दी गई है। ठीक है, किसमें? शेड्यूल B में। किसका? SPT एक्ट का। ठीक है, तो ये 2 चीजें केवल आपको ध्यान रख लेनी है ना, बाकी इसमें कुछ नहीं याद। क्या हो गया? वो सब है, सारा चीज इसी में आपको सारा लिस्ट मिलेगा, लेकिन वो हमें ना तो पढ़ना है ना कुछ ये कर, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आएंगे सवाल। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि वो सारा का सारा लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, तो इसलिए जो है उसके बारे में, हाँ, अगर मान लेते हैं कि जब एक तरह से समय रहेगा तो हम आराम से सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी तो ठीक है, कम समय में ही सारी चीज़ों को पूरा करना है। अब आते हैं हम लोग सीधे जो है आपका कौन सा? सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या कहता है? ये कहता है कि जो है आपका, ठीक है, ये कहाँ पे लागू रहेगा और साथ ही साथ जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। तो सबसे पहले ये जो संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट टाइटल में वही कहेंगे आपका, क्या कहेंगे? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कहा जाएगा इसको। ये याद नहीं रखना है, बट जो है आप केवल इतना ध्यान रख लीजिएगा कि हाँ ये कहा जाएगा। अब आरंभ यानी जो आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट की बात करते हैं, तो ये कब लागू होगा? डेट ऑफ कमेंसमेंट की जब हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 1949 याद रख लेनी है। कानून का विस्तार अगर आपसे पूछा जाएगा, यानी जो है आपका एक्सटेंड अगर आपसे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे क्या? संथाल परगना डिवीजन। संथाल परगना डिवीजन, ठीक है, तो जिसमें अगर हम देखेंगे तो 6 जिले आते हैं। वो आता है कौन कौन सा? जो हेडक्वार्टर है वो है दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, ठीक है, एंड जो है आपका जामताड़ा। ठीक है, बस ये जिले के नाम आपको याद रखने हैं, यानी ये वाले सारे के सारे जिले इसमें आ जाते हैं। तो इसमें से ये हो गया आपका जामताड़ा, ये हो गया आपका देवघर, ये हो गया दुमका, ये हो गया पाकुड़, ये हो गया गोड्डा और ये हो गया आपका साहिबगंज। तो इतनी सी चीज़ें आप इसमें ध्यान रखेंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद आते हैं
इसके बाद आ जाइए सीधे जो है आपका कौन सा सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या कहता है, जैसा कि आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि इस एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को संथाल परगना के किसी भी एरिया में उसको इनैक्ट किया जा सकता है या उसको विदड्रॉ किया जा सकता है। पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। बस इतना ही बातें आपको याद रखनी है। ये कहता है दी स्टेट गवर्नमेंट कैन रिमूव और रीअप्लाई दिस एक्ट इन द संथाल परगना डिवीजन इवन आफ्टर इट्स रिमूवल ऑल एक्शंस, राइट्स, पेनल्टीज एंड लीगल केसेस अंडर द एक्ट डन बिफोर विथड्रॉवल विल स्टिल रिमेन वैलिड एंड इन्फोर्सिबल। यानी इसका मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि संथाल परगना के किसी भी प्रोविजन को अगर गवर्नमेंट क्या करती है, विथड्रॉ कर लेती है, लेकिन उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अगर किसी चीज़ को पहले से मान लेते हैं कि जैसे पेनल्टीज ही है, अगर किसी पे पेनल्टी लगाया गया है और अगर उस केस को या फिर उस प्रोविज़न को विथड्रॉ कर लिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर जो पेनल्टी लगाया गया है वो रिमूव हो जाएगा, वो एज इट इज़ जो है आपका, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड रहेगा उस पर। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है सिंपल सा है कि जब कोई कानून लागू रहता है ना, तभी जाके जो है उसको क्या माना जाता है, अगर उसके अगेंस्ट आप कुछ भी करते हैं तो तब जाके आप अपराधी कहलाते हैं। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे जब तक से लागू है तब तक से जो है आपका ठीक है। अगर मानते हैं इसको विथड्रॉ कर लिया जाता है तो पहले से जो चीज़ें जो है उस एक्ट के अकॉर्डिंग की गई थी वो एज इट इज़ लागू रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि जो आपका वो भी हट जाएगा। वही चीज़ कहता है ये, सिंपल है, आप ध्यान रखेंगे। तो राज्य सरकार संथाल परगना क्षेत्र से इस अधिनियम को हटा या फिर लागू कर सकती है। हटाने के बाद भी हटाने से पहले की गई सभी कार्यवाहियां, अधिकार, दंड और मुकदमे मान्य रहेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। कौन सा सेक्शन कहता है ये कहता है सेक्शन 2। ठीक है, सिंपल है, ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे सेक्शन 3 में क्या है? सेक्शन 3 जो है आपका डिलीटेड है। ठीक है, सेक्शन 3 को हटा दिया गया है, उसमें कुछ भी एक तरह सब नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं याद रखिएगा। क्या हो गया? सेक्शन 3 याद ही नहीं रखना है क्योंकि वो डिलीटेड है। अब देखिए, पूछने का तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या चीज? उस नियम को सिर्फ हटाने का सर कोई एक स्पेसिफिक रीजन या फिर डिस्ट्रिक्ट पे या फिर मतलब प्रखंड पे या फिर कहां पे हटाना? भाई देखिए, ये हटाने का या फिर लागू करने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अब जो है क्यों हटाया उसके पीछे जो स्पेसिफिक रीजन, मतलब हटाने का रीजन मतलब एरिया तक कहां से हटाया? कहां से हटाया? पूरे संथाल परगना से ही हटाया है। पूरे संथाल परगना से ही उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसका पूछने का मतलब है कि अगर जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट बात नहीं, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रिपील करने का, तो इसका मतलब है कि पूरे संथाल परगना रीजन से हटेगा या एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से या फिर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से भी, स्पेसिफिक प्लेसेस से भी हटाया जा सकता है, लेकिन जो सेक्शन 3 है उसको पूरे संथाल परगना से ही हटाया गया है। ठीक है, मतलब ये एक्ट से ही उसको डिलीट कर दिया गया है। मतलब अब उसमें जो भी प्रोविजंस थे वो अब लागू नहीं है। नहीं, अभी और वो जो है ये हो जाएगा, बोले कि अब 31 में क्यों लेके चले गए, है ना? तो बेटर है कि जो सिंपल सा ध्यान रख लीजिए, सेक्शन 3 को डिलीट कर दिया गया, अब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट्स इट। ठीक है, नहीं, ये जो है संथाल परगना के लिए ही लागू रहेगा। अब बिहार में थोड़ी लागू कर दीजिएगा। अगर एक्विजिशन किया जाता है, मान लिया जाए, तो फिर जो है अगर उसको संथाल परगना में मिलाएंगे तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उसको वहां पे लागू करने का। जैसे मान लेते हैं सीएनटी में भी आपने ये चीज पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं कि जो है अभी ये कहां पे लागू रहेगा, तो जो बेसिकली 4 डिवीजन है झारखंड के वहां पे तो लागू रहेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बिहार उड़ीसा जो म्यूनिसिपल एक्ट है, अगर उसके अकॉर्डिंग किसी एरिया को एक्विजिशन किया जाता है या फिर मान लेते हैं वो अगर शामिल है तो वहां पर भी लागू किया जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी अगर संथाल परगना के मान लेते हैं कि बंगाल का कुछ हिस्सा है, बीरभूम को साथ में मिला लिया गया मे भी कल को, तो हो सकता है अगर वहां पे जरूरत लगे तो स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करेगी, है ना? तो सारा का सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब आते हैं यहाँ पे जो कुछ डेफिनेशंस है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला आदिवासी, यानी इसका मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको ट्राइबल स्टेटस दिया हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? आपका आदिवासी कहा जाएगा। यानी जो है आप देखेंगे सेक्शन जो आर्टिकल 342 में जो ट्राइब लोग हैं, है ना, जिनका लिस्ट एक तरह से है, और जो संथाल परगना से बिलोंग करते हैं वहां पे उसको क्या कहा जाएगा? आदिवासी कहा जाएगा। दूसरी चीज, ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी को जो है आपका, ठीक है, लाइक नोटिफाई किए हुए है एज अ ट्राइब वहां के लिए, तो उसको भी आदिवासी कंसिडर किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जैसे सीएनटी एक्ट में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि जो कुर्मी जाति है जो कि ओबीसी 1 में आती है, स्टिल उसको सीएनटी में शामिल किया गया है।
तो उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को चाहे तो वहां पे जो आदिवासी का दर्जा दे सकती है, वहां के लिए लागू होगा सिर्फ, है ना, वो पूरे ये के लिए नहीं, वहां के लिए। सेकेंड है आपका कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है आपका ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल दोनों को जो आपका इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ट्राइब भी हो सकते हैं, नॉन ट्राइब भी हो सकते हैं। कम्युनिटी जब भी जिक्र होगा तो समझ लिए कि यहाँ पे सारे लोग एक तरह से आ गए, ट्राइबल एज वेल एज नॉन ट्राइबल्स, ठीक है। सर जैसे संथाल परिवार में से 3 मतलब पहाड़िया, जैसे मान पहाड़िया, स्वर पहाड़िया, ये सब है ना सर, तो वो लोग का जैसे जमीन से है ना सर, पहाड़ी की जमीन सर, तो वो लोग का जमीन जैसे अपना डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मतलब उनको पता नहीं कि जमीन क्या डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, बांग्लादेश का है। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे से ये लोग कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, वहाँ पे से ये लोग मतलब कैसे होता है, कैसे क्या होता है, ये कैसे वहाँ पे काम करता है, ये कैसे काम करता है। तो पहली बात की जो है पहाड़िया गांव होंगे ना, वहां पे पहाड़िया गांव में वहां का जो विलेज हेडमैन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माझी कहा जाता है, ठीक है। और कई सारे गांवों से मिलकर अगर कोई संस्था बनती है तो उसको सरदार बोलते हैं, ठीक है। तो माझी के पास तो वो रिकॉर्ड होगा ना भाई कि कौन हमारे गांव का है कौन नहीं है, सो जनरली तो होगा ही होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रख लीजिएगा कि अगर पहाड़िया जो विलेज है, ठीक है, या पहाड़िया लोगों की अगर जमीनें हैं, तो मान लिया जाए अगर उसको ट्रांसफर भी करना हो या कुछ भी करना हो ना, तो वो जो है आपका पहाड़िया को ही कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि चूंकि जो है वो पहाड़िया एरिया में रहते हैं तो उनके गांव को तो रिकॉर्ड किया गया है ना, ठीक है। और जो है एक तरह से पहाड़िया गांव का रिकॉर्ड तो होगा, क्योंकि गांव अगर है तो इसका मतलब जो है 2 तरीके से हो सकता है। एक तो मैपिंग कर लिया गया है, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया गया, मैपिंग किया गया और फिर जो उसको गांव का स्टेटस दिया गया। दूसरी चीज, डीसी के पास ये पावर है कि उसको जो है आपका गांव का दर्जा दे सकता है। तो गांव का दर्जा देने से पहले जो है आपका कहीं ना कहीं उसके डॉक्यूमेंट तो बने ही होंगे, तो उस आधार पर चीजें जो है रेगुलेट की जाती हैं। वैसे भी एसपीटी एक्ट में काफी ज्यादा लूप होल्स है, ठीक है, और उसका फायदा वहां के लोग उठाते भी हैं, लोग नहीं मतलब अधिकारी कह सकते हैं। खैर, अब आता है कृषि वर्ष। तो कृषि वर्ष की जब हम बात करते हैं तो जैसे आपने जो है सीएनटी में भी पढ़ा था कि लोकल एरिया के लिए एग्रीकल्चर ईयर जो है आपका वहाँ के लोकल ये के आधार पर हो सकता है, यानी लोकल लोग जो मानते हैं। और अगर मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट ही वहाँ पे अगर जो है लैंडलॉर्ड है तो फिर 1 अप्रैल से कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे भी 2 तरह से चीज़ें चलती है, एक आपका चलता है बांग्ला ईयर और दूसरा चलता है आपका कौन सा, फसली साल या फिर क्रॉप ईयर कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपका कौन है, आपका स्टेट गवर्नमेंट अगर लैंडलॉर्ड है तो वहाँ पे। तो पहली चीज ध्यान रखनी, अगर मानते हैं बांग्ला ईयर है तो 1 बैसाख से कंसिडर किया जाएगा कौन सा, एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। बैसाख समझते हैं ना, ठीक है। फसली साल यानी प्रथम आश्विन से चलेगा, ठीक है, आश्विन से चलेगा। बैसाख नहीं जानते, जैसे अभी एकदम सिंपल ध्यान से सुनिए। जैसे मान लेते हैं कभी जो है जनवरी से ही ले लीजिए, बात नहीं, जनवरी से ही अगर हम लेते हैं तो लगभग आधा दिसंबर और आधा जनवरी होता है पूस महीना, ठीक है। आधा सब में काउंट करते जाए, ठीक है। तो पूस, उसका बाद माघ, फिर फागुन, फिर चैत्र, फिर बैसाख। बैसाख का मतलब होता है, बात नहीं, आधा अप्रैल और आधा जो है मई होगा ना, वो बैसाख कहलाता है, ठीक है। चैत होता है आधा, अगर आप ही लोग बोलेंगे तो फिर मैं कैसे बोलूंगा। आधा मार्च और आधा अप्रैल जो होता है वो चैत्र महीना होता है। एक बात बताइए, अगर आप बीच में ही बोले जुलाई का बता दीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ चीजों को आप खुद समझें, तो इसलिए पहले ध्यान दीजिए। आधा दिसंबर और जो है आधा ये, रुक जाइए, तो क्या होता है कि आधा दिसंबर आधा जनवरी पूस महीना होता है, आधा जनवरी आधा फरवरी, ठीक है, क्या होगा आपका माघ महीना होता है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप ले लीजिए दिसंबर जनवरी, एक तरह से अगर हम बात करें सिंपली जो है कई सारे, आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे वहां पे भी काम आएगा। आधा दिसंबर और आधा जनवरी अगर जाते हैं तो क्या आता है आपका पूस आता है, ध्यान रख लीजिएगा। आधा जनवरी और आधा अगर हम फरवरी जाते हैं तो यह आता है आपका कौन सा, माघ आता है, ठीक है। आधा फरवरी और आधा मार्च अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो ये आता है फागुन, ठीक है, PH भी लिख सकते हैं आप, फाल्गुन एक तरह से होता है फागुन, ठीक है। आधा मार्च और जो है आधा अप्रैल, ठीक है, ये होता है आपका चैत्र। उसके बाद जो है आधा अप्रैल और आधा मई, ठीक है, तो ये चैत्र, उसका बैसाख आ गया, बैसाख। आधा मई और आधा जून,
ठीक है, जेठ, ठीक है, आधा जून से लेकर जो है आपका आधा जुलाई, आषाढ़, इसके बाद जो है आधा जुलाई से लेकर आधा अगस्त जो है ये आषाढ़, सावन, सावन, आधा अगस्त से लेकर आधा सितंबर जो है आपका भादो, ठीक है, आधा सितंबर से लेकर आधा अक्टूबर, ठीक है, सावन, भादो, अगहन, अगहन, उसके बाद जो है आधा अक्टूबर से लेकर आधा नवंबर, अगहन, उसके बाद जो है आपका कार्तिक, आश्विन, सावन, भादो, अगहन, अश्विन, रुक जाइए, ये जो है सावन, भादो, अगहन, कार्तिक, अरे अगहन पहले होता है, पूस होता है, रुक जाइए, बात नहीं, पूस, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अगहन, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, आधा नवंबर और आधा दिसंबर, ठीक है, ये अगहन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पूस, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, फिर पूस, ठीक है, ऐसे करके एक तरह से शुरू होता है, बात नहीं। अब जहां कहीं भी चलेगा आपका कौन सा बांग्ला साल, ठीक है, जहां कहीं भी चलेगा, बात नहीं, जहां चलेगा बांग्ला साल वो शुरू होगा आपका प्रथम बैसाख से, बैसाख यानी जो अगर आप देखेंगे ये वाला से, ठीक है, अप्रैल से लेकर के आपका मई वाला। अगर मान लेते हैं कि अगर वहां पे क्या है फसली यानी क्रॉप ईयर है, तो फिर ये शुरू होता है आपका कहां से, आश्विन से शुरू होता है, यानी जो है आपका इस वाले से। लेकिन अगर मान लिया जाए स्टेट गवर्नमेंट अगर जो है क्या है लैंडलॉर्ड है, तो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है। तो जनरली जहां जहां पे स्टेट गवर्नमेंट, तो अब क्या है कि हर जगह पे स्टेट गवर्नमेंट ही लैंडलॉर्ड है, तो वो 1 अप्रैल से ही कंसिडर किया जाता है, ध्यान रख लेनी है। अब ये क्यों याद रखना है, क्योंकि जब हम बात करेंगे 43 से लेकर के 52 के बीच में क्या पढ़नी है, हमें पढ़ना है आपका जनरल प्रोविजंस ऑफ रेंट, यानी लगान के सामान्य उपबंध, तो वहां पे ये चीज काम आएगा, इसीलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका कौन सा, तो भुगुत बंध या पूर्ण भोग बंधक, ठीक है। तो सीएनटी में भी आपने पढ़ा था कि जो है भुगुत बंधक क्या कहलाता है। तो जनरली जो है अगर मान लेते हैं कि आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं, अपनी जमीन जो है गिरवी रख करके कुछ पैसे लेते हैं। जितना समय के लिए आपने गिरवी रखा हुआ है वो मॉर्गेज पीरियड में, ठीक है, जिसने एक तरह से आपकी जमीन ली है वो उसमें खेती करे चाहे आपका परती छोड़े, वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जमीन आपको वापस मिल जाती है, और उस पीरियड में जितना भी उसने खेती बाड़ी करके जितना भी प्रॉफिट अर्न किया हुआ है वो उसके हिस्से में जाता है, उसमें आपको कोई शेयर नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस लौटाना नहीं पड़ता है, बल्कि मॉर्गेज पीरियड में जितना भी वो अर्न करता है, माना जाता है कि हाँ प्रिंसिपल के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो सारा का सारा आपने क्या कर दिया, आपका पे कर दिया है। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। इसमें सीएनटी में भी यही पढ़ा, एसवीटी में भी यही चीज है। ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ रैयत होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ लोन ऑन द कंडीशन दैट द लोन अलोंग विद इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड ऑफ फ्रॉम द होल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉर्गेज। यानी जो है जो मॉर्गेज पीरियड में जितना भी उसने एक तरह से प्रॉफिट अर्न किया हुआ माना जाएगा कि इंटरेस्ट के साथ साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सारा पे कर दिया गया है, ठीक है। सिंपल ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें डिसाइडेड है, हम बात करेंगे सेक्शन 20 में, ठीक है। सेक्शन 20 में कि आप कितने समय के लिए मॉर्गेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि सीएनटी में अलग है और यहाँ के लिए अलग है, कंडीशन ही पूरी तरह से अलग अलग है। अब इसके बाद आता है होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब होता है लैंड ऑफ द रैयत, यानी आपके पास जो जमीनें हैं वो आपका क्या कहलाता है, आपका होल्डिंग कहलाता है। लैंडलॉर्ड का मतलब ये होता है कि अगर जो है जिसके पास जमीनें हैं और जिसके लिए क्या करता है आपका, वह रेंट कलेक्ट करता है, ध्यान रखेंगे। तो अ पर्सन अदर देन द विलेज हेड और मूल रैयत हु हैज द राइट टू रिसीव रेंट, यानी रैयतों से जो है आपका रेंट कलेक्ट करता है, लगान वसूलता है, उसको क्या कहा जाएगा, आपका लैंडलॉर्ड कहा जाएगा। गैर आदिवासी का मतलब है कि जो एक तरह से ट्राइबल के रूप में नोटिफाइड नहीं है उसको कहा जाएगा गैर आदिवासी। जिनको नोटिफाई किया गया वो आदिवासी, जो नहीं नोटिफाइड है वो उनको गैर आदिवासी। ठीक है, वो तो डेफिनेशन है ना, आर्टिकल 366 क्रॉस 25 में जो आपका डेफिनेशन है कि आदिवासी किसको कहा जाएगा। सो
ठीक है। आदिवासी यानी ट्राइबल जो अनुसूचित जनजाति है उसका डेफिनेशन है, उसमें लिस्ट नहीं है किसी चीज का। एंड नाउ खास ग्राम, खास ग्राम का मतलब होता है कि एक ऐसा गांव जहां पे कोई ना तो विलेज हेडमैन है और ना ही कोई मूल रैयत है, उसको कहा जाएगा आपका खास गांव कहा जाएगा, ठीक है। खास गांव, जब भी खास ग्राम का बात आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, एक ऐसा गांव जहां पे कोई मूल रैयत ना हो और ना ही उस समय कोई विलेज हेडमैन है, उसको खास गांव कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, नहीं समझ में आया? जैसे आपका गांव कहाँ है, घर कहाँ है आपका? हजारीबाग है, हजारीबाग में कोई तो गांव होगा ही होगा, XYZ जो भी गांव है, ठीक है। वो गांव को हम खास गांव कब कहेंगे बात नहीं, लेकिन ये खास गांव जो आपका सिर्फ और सिर्फ संथाल परगना के लिए ही लागू होता है। मान के चलिए कि आपका जो घर पड़ता है, मैं हजारीबाग ना कंसिडर करके आपका मान के चलता हूं कौन सा, आपका दुमका है या देवघर, चलिए ठीक है, देवघर है। देवघर में मान लेते हैं कोई XYZ विलेज है जहां पे आप रहते हैं। अब उस गांव में मूल रैयत का मतलब जिसने गांव को बसाया है, ठीक है, जिसने जमीनें जो है आपका फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके जमीनें बनाई है, जिसने गांव को बनाया है, उसको कहा जाएगा आपका क्या, मूल रैयत, ठीक है। तो वो भी नहीं है। और गांव में होते हैं आपका विलेज हेडमैन, ठीक है, और वहां पे कोई गांव का मुखिया भी नहीं है, तो आपके उस गांव को क्या कहा जाएगा, खास गांव कहा जाएगा। अब वहां के जो जमींदार होंगे उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो डीसी को एप्लीकेशन देंगे, किस चीज के लिए, तो विलेज हेडमैन के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। डीसी क्या करेंगे, ठीक है, गांव वाले, गांव के जो जमाबंदी रैयत होंगे, यानी जिसको कहा जाता है जमाबंदी, मतलब उसमें निवासी गैर निवासी दोनों हो सकते हैं, 2/3 जमाबंदी रैयतों के कंसेंट से क्या होगा, आपका किसी विलेज हेडमैन का अपॉइंटमेंट होगा। जिस दिन विलेज हेडमैन का अपॉइंटमेंट हो गया, समझ लिया आपका खास गांव से हट करके एक नॉर्मल गांव बन गया, ठीक है। तो ये जो है आपका खास गांव उन गांवों को कहा जाएगा जहां पे ना तो कोई मूल रैयत है और ना ही विलेज हेडमैन है, उसको खास गांव कहेंगे, समझ गए। तो खास गांव के जो है आपका ये कि विलेज हेडमैन की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं या जो है नियुक्ति कौन करते हैं, वो डीसी करते हैं, ठीक है। किसके बाद, तो जब एक तरह से वहां के जो ये होंगे जमींदार होंगे, वो जब एप्लीकेशन देंगे किसको, डीसी को, तब। तो यहां पे ये कहता है कि जो है आपका अ विलेज वेयर देयर इज नीदर अ नेटिव रैयत, नेटिव यानी जिसको मूल रैयत कह सकते हैं, इंग्लिश में भी मूल यूज होता है, नॉर अ विलेज हेडमैन फॉर दैट टाइम। तो उस समय अगर नहीं है तो मतलब समझ लीजिए उसको क्या कहा जाएगा, आपका खास गांव कहा जाएगा। नाउ रैयत का मतलब क्या होता है, अ रैयत इज वन हु हैज एक्वायर्ड द राइट ऑफ होल्डिंग टू बी कल्टिवेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली और बाय द हायर्ड लेबर, यानी या तो खुद से या फिर जो है अपने परिवार वालों की मदद से या फिर जो है आपका नौकर चाकर, ठीक है, ये करके अगर खेती करने के लिए जमीन अगर धारण किए हुए है, लैंड होल्ड किए हुए है, मतलब उसको क्या कहा जाएगा, आपका रैयत कहा जाएगा, समझ गए। जो रैयत सीएनटी में है वही यहां पर भी है, कुछ खास अंतर नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता है आपका विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय द डिप्यूटी कमिश्नर और एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर, इट मे आल्सो बी कॉल्ड प्रधान, मुस्ताजुर, मांझी और एनी अदर नेम। यानी जो है क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि एक तो जैसे हो सकता है कि ये जो है खास गांव है, तो खास गांव में जो है अगर जो है डीसी ने किसी को अपॉइंट किए हुए किसके रूप में, एज अ विलेज हेडमैन, तो उसको भी विलेज हेडमैन कहेंगे। या फिर हो सकता है कि जो है आपका जो इनका परंपरागत तरीके से जो गांव के प्रधान जो है अपने आप क्या होते जाते हैं आपका, जैसे हेरिडिटरी फॉर्म में है, तो उनको भी क्या कहा जाएगा, आपका विलेज हेडमैन कहा जाएगा। ये हो सकते हैं मांझी हो सकते हैं, इसी को प्रधान कहा जा सकता है, इसी को मुस्ताजूर कहा जा सकता है, ठीक है, कई अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, तो उसको विलेज हेडमैन कहा जाता है। मे बी वो ट्रेडिशनल हो सकते हैं या फिर जो है आपका वो अपॉइंटेड हो सकते हैं बाय द डिप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। इसके बाद होता है आपका भूधारक, ठीक है, भूधारक को लैंड होल्डर या टेन्योर होल्डर भी कह सकते हैं, इसको भूधृति धारक भी कह सकते हैं, यानी द होल्डर ऑफ द लैंड टेन्योर, विलेज हेड और मूल रैयत। तो जो मूल रैयत हैं उसको भी भूधारक कहा जाता है, विलेज हेडमैन को भी भूधारक कहेंगे, और जिसने लैंड होल्ड किया हुआ है उसको भी भूधारक ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही आ जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होनी है। खाली जोत का मतलब होता है, वैकेंट होल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रैयत जिसने जो है आपका बिना वसीयत के उसकी डेथ हो गई हो, ठीक है, बिना वसीयत लिखे हुए अगर उसकी डेथ हो गई है, उसका कोई मेल हेयर नहीं है, तो वैसी जमीनों को क्या कहा जाएगा, आपका वैकेंट होल्डिंग कहा जाएगा। यानी जो है आपका या छोड़ दिया गया जमीन, ठीक है। तो एन अबैंडोन्ड होल्डिंग और अ रैयत व्हिच हैज डाइड विदाउट लिविंग एंड हेयर, तो अगर मान लेते हैं कि उसका कोई वारिस ही नहीं है, ठीक है, जैसे वसीयत आपने लिख दिया, ठीक है, वसीयत में ये कर दिया कि भैया मेरे जो है पूरे जायदाद का मालिक जो है आपका फलाना होगा, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर मानते हैं कोई वसीयत ही नहीं लिखा हमने, ठीक है, और फिर जो है क्या है कि या मेरा कोई अपना जो है एक तरह से वारिस नहीं है, डेथ हो गई मेरी ऐसे ही, तो वो जो मेरी जमीन कहलाएगी वो वैकेंट होल्डिंग कहलाएगा, यानी खाली जोत कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। या हाँ, सीएनटी में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपने उसको जो है खेती करना ही छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो बंजर भूमि के अंतर्गत आता है, ठीक है। सीएनटी में वो प्रधान वाला भी नहीं है, विलेज हेडमैन का कॉन्सेप्ट नहीं, वहां पे विलेज हेडमैन का कोई ये नहीं है,
ठीक है। हाँ खाली जमीन तो सर मतलब अभी मतलब हम देखिए मतलब अपने एरिया में जो जमीन होता है खाली से उसको मतलब अपने बोतियारी नहीं बोलते उसको, अपने बोतियारी अपने खानदान में बांट देता है। क्या करता है? बांट देता है। हाँ तो वो तो है ही, अगर मानते हैं कि ज़मीनें हैं तो आप जो है ये कर दीजिए, ठीक है। अब जो है विलेज का बात नहीं, विलेज का मतलब हो गया कि जैसा हमने जो है एक तरह CNT में पढ़ा था वही चीज़ आपका यहाँ पे अ मैप प्रिपेयर्ड अंडर लॉ एंड डिफाइंड एज अ विलेज बाय रिकॉर्ड ऑफ राइट द एरिया रिकॉर्डेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द डिप्यूटी कमिश्नर बाय स्पेशल ऑर्डर। तो विधि के अधीन तैयार किया गया मानचित्र और अधिकार अभिलेख द्वारा गांव के रूप में परिभाषित को गांव कहेंगे। परिमाप और अभिलिखित क्षेत्र या उपायुक्त विशेष आदेश से भी ग्राम की घोषणा करे तो उसको भी गांव कहा जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती है, एक तो जो आपका लाइक उसका जो है एक तरह से पैमाइश करवाएगा, मेजरमेंट करवाएगा, नए रिकॉर्ड ऑफ राइट बने, मैपिंग किया गया एंड उसको विलेज डिक्लेयर किया गया, या फिर जो है उसका कुछ भी नहीं हुआ लेकिन डीसी ने उसको जो आपका विलेज डिक्लेयर कर दिया तो उसको गांव कहा जाएगा, ठीक है। इसका विलेज कम्युनिटी का मतलब होता है गांव के जमाबंदी रैयतों के सभी व्यक्ति, उसके हिस्सेदार, बच्चे और उत्तराधिकार सबको मिलाकर के विलेज कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें ट्राइबल नॉन ट्राइबल दोनों आ सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में हमने देखा है कि कम्युनिटी के अंतर्गत ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों ही आते हैं। हाँ, एब ओरिजिनल मतलब वहां के जो एक तरह से मूल हैं उसको कहा जाएगा, ठीक है। जो कि हमने एक तरह से ये में जो बात नहीं, शेड्यूल बी में जो हमने देखा, शेड्यूल बी में क्या है आपका जो एक तरह से जो कम्युनिटी हैं उन जो एब ओरिजिनल कम्युनिटी हैं उनका लिस्ट है एक तरह से, ठीक है। तो वो ध्यान रख लेनी है। अब आते हैं हम लोग कौन सा आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है आपका कई मायनों में इंपॉर्टेंट है और इसमें अगर आप देखेंगे तो कई सारे सेक्शन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं एक एक करके बात करते हैं। इसमें सबसे पहला तो इसमें इतना ध्यान रख लेना है, ठीक है, बात नहीं, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आपका, क्योंकि 4 तक हमने पढ़ लिया है, आते हैं सीधे 5 में। 5 में क्या कहता है? 5 कहता है कि जो आपका विलेज हेडमैन की नियुक्ति के बारे में बात करता है, ठीक है, ठीक है। किसका? जो विलेज हेडमैन है, हेडमैन है, ठीक है, इसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, ध्यान रख लीजिएगा। अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे होता क्या है कि ये किस तरह के विलेज, तो याद रखेंगे अगर कोई खास विलेज है तो खास विलेज के विलेज हेडमैन के अपॉइंटमेंट की बात करता है। यानी खास विलेज का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा गांव जहां पे कोई मूल रैयत नहीं है और नहीं जो आपका विलेज हेडमैन है एट दैट टाइम, तो उसको खास विलेज कहा जाएगा। अब खास विलेज के अगर विलेज हेडमैन का अपॉइंटमेंट करना हो तो वहां के जो जमींदार हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो है डीसी को एप्लीकेशन दे। डीसी उस एप्लीकेशन के आधार पर जो गांव के जमाबंदी रैयत हैं उनका 2/3 कंसेंट एक तरह से मिलना चाहिए, यानी 2/3 जो रैयत हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। अगर सहमति मिल गई तो फिर जो उस गांव के विलेज हेडमैन की नियुक्ति की जाएगी एज पर सेक्शन 5 ऑफ एसपीटी एक्ट, ध्यान रख लेनी है। अब मान लेते हैं कि अगर जो है उसकी नियुक्ति हो गई, ठीक है, किसके अनुसार? सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या होगा? सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, ठीक है। इन केस ऐसा हुआ कि कल को उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक तो ऐसा है कि जो है अगर मान लेते हैं कि जो विलेज हेडमैन है अगर उसने अपने ही वारिस को अगला विलेज हेडमैन बना दिया तो ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई जो है आपका उसका उत्तराधिकार नहीं है और जो है आपका विलेज हेडमैन की क्या हो चुकी है, आपका डेथ हो चुकी है, तो अब वो गांव फिर से खास गांव बन गया। मतलब ये एक गांव है, इस गांव में जो है आपका जो विलेज हेडमैन है, ठीक है, उसका अगर उत्तराधिकारी जो है उसका बेटा ही अगर बनते जा रहा है विलेज हेडमैन तो ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है ना, और जो है विलेज हेडमैन की क्या हो गई, डेथ हो गई, तब क्या होगा? 3 महीने के भीतर, ध्यान रखिएगा, 3 महीने के भीतर एप्लीकेशन देना होता है। किसको? डीसी को देना होगा। और 3 महीने के भीतर जो है डीसी को जो मिलेगा एप्लीकेशन, उसी एप्लीकेशन के बेसिस पर, ठीक है, डीसी क्या करेंगे? एज पर सेक्शन 5 ऑफ एसपीटी एक्ट न्यू विलेज हेडमैन विल बी अपॉइंटेड, ठीक है। अब सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है कि 2/3 जो जमाबंदी रैयत है उनका कंसेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि नए जो विलेज हेडमैन है अगर उसकी डेथ हो गई है तो 3 महीने के भीतर एप्लीकेशन दिया जाएगा और उस एप्लीकेशन के बेसिस पर नए विलेज हेडमैन का जो अपॉइंटमेंट होगा वो होगा सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। अब तो सुन लीजिए, तो ये जो है क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। अब आप जो कह रहे हैं ना, ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि कोई है जिनके पिताजी मुखिया वगैरह हो, विधायक, एमपी, एमएलए होंगे ही होंगे किसी का, क्या अभी बोलेंगे नहीं, मुखिया वाला पद थोड़ा सा लगता है ना ये टाइप का, टेंशन मत लीजिए, कमाई खूब होता है उसमें भी, ठीक है। हाँ, और मुखिया बनने के बाद आप देखिएगा महीना 2 महीना बाद जो है ब्लैक स्कॉर्पियो या फिर जो है आपका फॉर्च्यूनर वगैरह ले लेते हैं वो लोग भी।
खैर जो भी हो, थार नहीं लेते, मुखिया लोग थार नहीं लेते, ठीक है, थार उसका बेटा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि जो है, मैं चलिए अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरे पिताजी मान लेते हैं मुखिया हैं, ठीक है, नहीं है, खेती बाड़ी करते हैं। तो हमारे यहाँ खेती बाड़ी ही होती है। अभी हमारे खेतों से गोभी निकल रहा है, 12-13 रुपये किलो भी गोला मार्केट में बिकता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे है वो 20, 25, 30 के आसपास, वहाँ गोला में वैसा रेट नहीं मिलता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात नहीं, ठीक है, आप सुन तो लीजिए मेरी बात, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मैं ऐसे ही हल्के हल्के में निकाल दूंगा। आप सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है, नहीं तो इस वाले में आप जो है कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे एक ये है, वो कहता है कि द पोस्ट ऑफ या फिर द ऑफिस ऑफ विलेज हेडमैन इज नॉन ट्रांसफरेबल, यानी जो है आपका ग्राम प्रधान का जो कार्यालय होता है वह अहस्तांतरणीय होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, मेरे पिताजी मान लीजिए क्या है, विलेज हेडमैन है। अब जो है क्या है कि नए विलेज हेडमैन की जो रिक्रूटमेंट होती है या अपॉइंटमेंट होता है वो डीसी को एप्लीकेशन दे करके किया जाता है। अब मान लेते हैं कि अगला विलेज हेडमैन के लिए मेरा ही नाम एक तरह से ये कर दिया गया, ठीक है, तो मुझे जो है विलेज हेडमैन बना दिया गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि विलेज हेडमैन जो है कोई नाम रिकमेंड किए बिना या कुछ भी एक तरह से ये किए बिना ही जो है अगर मानते हैं उनकी डेथ हो गई, ठीक है, तब क्या होगा, तब जाके गांव के जमींदार की जिम्मेदारी बनती है विद इन 3 मंथ्स वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा किसको, डीसी को, और डीसी उस एप्लीकेशन के बेसिस पर फिर क्या करेंगे, सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग नए विलेज हेडमैन की रिक्रूटमेंट करेंगे, अपॉइंट करेंगे। हाँ, ग्राम सभा के आधार पर नहीं, जो वहाँ के जो जमींदार होते हैं ना वो उनकी जिम्मेदारी होती है। आएंगे, अभी ये इतना ही नहीं है, अभी तो ये तो बस, ठीक है, शुरुआत है कि सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लें, ठीक है। ये तो आपका जो है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कितने दिनों के भीतर एप्लीकेशन देना होता है, विद इन 3 मंथ्स, याद रख लीजिएगा, ठीक है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आप अपने गांव में किसी और गांव के आदमी को तो ग्राम प्रधान बनाएंगे नहीं। आप अगर एप्लीकेशन देना चाहिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आप रांची से हैं, ठीक है, और जो है मान लेते हैं आपको विधायक ही चुनना है, तो आप चाहिएगा उड़ीसा का किसी आदमी को आके विधायक बना दे? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, लेकिन वो तो हैं यहीं के। अभी यहाँ पे आधे लोग फिर जो है उस हिसाब से कहाँ के होंगे, बिहार के होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसा ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे जो है आपका सेक्शन 7 कहता है कि जो उसको ये कबूल करना पड़ेगा। कबूल कहने मतलब एक तरह से शपथ लेना पड़ेगा कि वह एसपीटी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उस कानून का पालन करते हुए ही विलेज हेडमैन का काम करेगा। साथ ही साथ वो जो है आपका जो विलेज हेडमैन है, ठीक है, वो गांव के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, अपनी जमीन जो है कुछ क्या करेगा, आपका गिरवी रखेगा। क्यों गिरवी रखेगा? ताकि जो है आपका गांव का अगर मान लेते हैं लगान वगैरह बकाया हो, ठीक है, अगर रेंट जो है आपका किसी का बाकी हो या पूरे गांव का ही बाकी हो, तो उस केस में जो है आपका किसी भी जमीन को छीना नहीं जा सकता है। इसलिए जो है आपका, ठीक है, विलेज हेडमैन क्या करता है, इतनी जमीनें रखता है जो कि पूरे गांव के लगान का कितना, कम से कम 10% होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है कि उसको गिरवी रखना पड़ता है, मतलब एक तरह समझ लीजिए कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति को नए विलेज हेडमैन के रूप में अपॉइंट किया जाता है तो उसको जो है अपनी कुछ जमीन क्या करनी होती है, ठीक है, उसको जो है आपका सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ता है, ठीक है। हाँ, पट्टा में नहीं, वो डीसी के पास उसका सारा का सारा ये हिसाब किताब रहेगा, वो उसको केवल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखेगा कि कल को अगर मानते लगान अगर देना हो, अगर गांव वाले नहीं दे पा रहे हैं तो वो लगान के सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, ठीक है। जनरली तो होता ही होता है, ठीक है। अब सिंपल सा बात है कि गांव के जमींदार किसका नाम जो है ये करेंगे, रेकमेंड करेंगे, जिसके पास होगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे भी कहावत है, छूछा के पूछा, जिसके पास कुछ नहीं रहता ना उसको कोई नहीं पूछता है। नहीं, गांव में कहावत है, ठीक है, छूछा के पूछा, समझ गए। तो जिनके पास थोड़ा पावर होता है ना, लोग उसकी कदर करते हैं, उसको जो है एक तरह से पूछते भी हैं, समझ गए। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, यहीं कोई आईएएस अधिकारी आ जाए वो बोलना शुरू करता है, आप हमको जो पूछिएगा भी नहीं, ये कौन है। तो इसीलिए जो है जनरली क्या होता है कि ये चीजें होती। खैर, आते हैं यहाँ पे। तो ये कबूलियत में क्या होता है कि उसको ये शपथ लेना पड़ता है कि हाँ, जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है उसके अनुसार ही हम काम करेंगे, और उसको अपनी जमीन क्या करनी होती है, सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ता है, ठीक है।
इसके बाद जो है आप ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन 7 कहता है। सेक्शन 8 कहता है कि अब उस गांव के जमींदार की जिम्मेदारी है कि विद इन 3 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, यानी जिस दिन उसको अपॉइंट किया गया उसके 3 महीने के भीतर क्या करे, उसको जो है पूरा का पूरा गांव के जितने भी जमाबंदी रैयत हैं या जो गैर निवासी जमाबंदी रैयत हैं उनका खेवट खतियान यानी जो रिकॉर्ड ऑफ राइट उसको क्या करे, अवेलेबल करवाए। ठीक है, यह जमींदार की जिम्मेदारी है। एमपी एमएलए केस में अगर बिना शपथ लिए पार्लियामेंट में एंट्री होगा तो उनको फाइन लगता है, तो ऐसा इनको भी है कि अगर नहीं, यहाँ पे वैसा फाइन नहीं है क्योंकि इनको जो है आपका वो लेना ही होता है। ठीक है, हाँ क्या है ये, कबूलियत वही है। इसके बाद जो है आपका सेक्शन 9 क्या कहता है, ये कहता है द ऑफिस ऑफ विलेज हेडमैन इज नॉन ट्रांसफरेबल, यानी जो है आपका जो ग्राम प्रधान है उसका कार्यालय अहस्तांतरणीय होगा या गैर हस्तांतरणीय होगा। कहने मतलब वो अपना पद किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, सिंपल सा ध्यान रख लेना है। ऐसा नहीं कि जो है आपका जैसे अगर मैं विलेज हेडमैन बना तो किसी और को वो मैं दे दिया, ऐसा नहीं कर सकता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो 10 क्या कहता है, मूल रैयती जोत। बात नहीं, मूल रैयती जोत कब माना जाएगा, तो जब एक तरह से रिकॉर्ड ऑफ राइट में अगर वो मूल रैयती जोत के रूप में जो है आपका अगर वो जो है रिकॉर्डेड है तभी जाकर उसको मूल रैयती जोत कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज जो है आपका वो नॉर्मल होल्डिंग की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने मान लेते हैं कि ये मैं बात किया था जो खुदकट्टी के बारे में बात किया था, किसी चीज को खुदकट्टी जोत कब माना जाएगा, जब वो रिकॉर्ड ऑफ राइट में खुदकट्टी के रूप में दर्ज है तभी जाकर खुदकट्टी माना जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल एक तरह से ये किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। वही चीज आपका यहाँ पे। और फिर सेक्शन 11 कहता है कि जो है आपका अगर मान लेते हैं कि जो है आपका जो रैयत हैं, विलेज हेडमैन है या जो जमींदार हैं, अगर उनसे किसी भी तरह की कोई पेनाल्टी ली जाती है तो उसके लिए क्या होगा, आपका विलेज हेडमैन का एक फंड बनेगा एंड विलेज हेडमैन फंड विल बी मैनेज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डिप्यूटी कमिश्नर, यानी उसका प्रबंधन और उसका वितरण जो करेगा वो कौन करेगा, आपका डीसी करेगा। इतना ध्यान रख लेना है। तो सेक्शन 11 जो है आपका विलेज हेडमैन फंड के बारे में बात करता है और उसको मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, आपका डीसी करता है। इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। अगर मान लेते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए अगर उसका वायलेशन करते हैं तो पेनल्टी लगेगा। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए कि जो है मान लेते हैं कि रेंट जो है आपका जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में है उसी तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन अगर मान लेते हैं ज़्यादा अगर वो कलेक्ट करे, चाहे वो लैंडलॉर्ड करता है या फिर जो आपका ठीक है विलेज हेडमैन करता है या फिर जो उसका एजेंट करता है, तो उस पर फिर क्या होगा, आपका फाइन लगेगा, है ना। 1000 रुपये का फाइन लगेगा, 3 साल का जेल हो सकता है। तो वो जो 1000 रुपया फाइन लगेगा वो कहाँ जमा होगा, विलेज हेडमैन के फंड में जमा होगा और उस फंड को मैनेज कौन करेंगे, आपका डिप्यूटी कमिश्नर करेंगे। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट भी करना हो तो डिप्यूटी कमिश्नर ही करेंगे। बस यही चीज़ आपका सेक्शन 11 में। ठीक है, हाँ पेनाल्टी लिया जाता होगा। ठीक है, ये तो मनु बताएंगे। क्या आप जो है जो भी है, ठीक है, आइए यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन 5 क्या कहता है। बात नहीं, सेक्शन 5 कहता है ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ अ विलेज हेडमैन ऑफ अ खास विलेज। ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रैयत और जमींदार ऑफ अ खास विलेज द डिप्यूटी कमिश्नर शेल अपॉइंट द विलेज हेडमैन विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रैयत फ्रॉम द जमाबंदी ऑफ द विलेज। तो जो जमाबंदी रैयत होंगे उसका 2/3 जो है जमाबंदी रैयत होंगे उसका जो है आपका ठीक है कंसेंट लिया जाएगा। सिंपली इतना ही ध्यान रख लेना है और किस सेक्शन में है उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। सेक्शन 6 कहता है कि अगर मानते हैं उसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा, तो लैंडलॉर्ड टू रिपोर्ट द डेथ ऑफ विलेज हेडमैन इफ द विलेज हेड ऑफ अ विलेज विच इज नॉट खास। खास कहने मतलब क्या है कि अगर उस गांव में अभी हैं विलेज हेडमैन है तो खास नहीं हुआ, ठीक है, डाइज यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, देन द जमींदार बिलोंगिंग टू दैट विलेज विल अप्लाई टू द डिप्यूटी कमिश्नर विद इन 3 months टू अपॉइंट अ न्यू विलेज हेड। यानी जो है आपका वो 3 महीने के भीतर ही एप्लीकेशन देंगे कि भैया हमारे गांव के जो है आपका ठीक है जो कि खास गांव नहीं था, विलेज हेडमैन की डेथ हो चुकी है, अब 3 महीने के भीतर क्या कर दीजिए आप अपॉइंटमेंट कर दीजिए। तो फिर सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग क्या होगा, वही जमाबंदी रैयतों का 2/3 जमाबंदी रैयतों का कंसेंट लिया जाएगा और फिर नई विलेज हेडमैन का अपॉइंटमेंट होगा। हाँ गलत बोल दिया आप। गांव में लड़ाई हो गया तो इससे क्या मतलब है, जमींदार तो होंगे ना भाई वहां पे। अब एक बात बताइए, लड़ाई रसिया और यूक्रेन जैसा नहीं है ना कि 3-3 साल तक चलता रहेगा। अब एक बात बताइए, ऐसा नहीं होता है। हाँ वहां टॉस किया जाएगा।
आप लोग ना एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है हमको लगता है, ठीक है, ऐसा ही बता रहा हूँ। आप बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। सर उसका एग्जाम ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं देगा। लग रहा है चलो थोड़ा मजे ले लेते हैं क्या। खैर हाँ, शायद जो है मैं समझ नहीं पा रहा है ना, काश मेरे भाई, ठीक है, 3 महीना का टाइम होता है, 3 महीना 90 डेज का। अब हो गया तो जो है उस समय जो है डीसी डिसाइड करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए उनका है फर्स्ट क्लास, है ना, वो सोच रहे होंगे कहाँ आ गए हम। कौन बोल रहा है? क्या कीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, विलेज हेडमैन टू बी ग्रांटेड पट्टा एंड एग्जीक्यूट कबूलियत एंड फर्निश सिक्योरिटी, यानी ग्राम प्रधान का कबूलियत लिखा जाना और जमानत देना। याद रखेंगे, पट्टा एंड कबूलियत ध्यान रख लेनी है, बाकी जमानत वो जमीन को ही देते हैं जमानत के रूप में, ठीक है। तो ये कहता है कि when someone is appointed as a village headman he will be given a पट्टा यानी लीगल लैंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। भाई आपको पट्टा मिला है कि जो है आपका, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स टेन्योर नहीं होता है कि हाँ इतने समय के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि जब तक से फिर नए मतलब उसकी डेथ नहीं हो जाएगी तब समझिए तब तक से जो है आपका ये होगा। हाँ सर, ये जो लैंड सिक्योरिटी में दिया जाता है डीसी के पास, हाँ। विलेज हेडमैन बनता है, तो वो तो सिक्योरिटी में चला गया डीसी के पास, तो उसका कंफर्मेशन चाहे उस लैंड के यूज कौन करता है उस ड्यू टाइम में, ठीक है, क्योंकि वो सर्टेन टाइम के लिए होता है ना, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका क्या है कि अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक जमीन जिसको जो है सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, अगर उसके कई सारे को शेयरर्स हैं, ठीक है, मतलब एक से अधिक जो है आपका मान लेते हैं मालिक हैं, तो फिर क्या होता है कि वो 1 साल के बाद एप्लीकेशन दे करके फिर वो जमीन जो है एक तरह से वापस ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है कि उसका रेंट ड्यूज नहीं रहना चाहिए। हाँ, को शेयरर जो है आपका ये का ना मतलब क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन देके वापस ले सकते हैं वो, आप 5 साल का 5 साल का ही है वो, ठीक है। तो अरे नहीं, ठीक है, सर बेसिकली ये जो सिक्योरिटी में दिया जाता है लैंड, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड कहता है ही मे ऑल्सो हैव टू साइन अ कबूलियत यानी अग्रीमेंट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी जो है आपका जो डीसी एक तरह से ये करके देते हैं उस फॉर्मेट में कबूलियत साइन करना होता है। एंड ही मस्ट फॉलो द रूल्स सेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हाइल डूइंग हिज ड्यूटीज, यानी जब वो अपना कर्तव्य कर रहा होगा उस समय जो है वो क्या करेगा आपका, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के ने जो रूल्स बनाया उसको पालन करेगा। और फिर जो है ध्यान रखेंगे एक चीज, ये जो फर्निश सिक्योरिटी जो है ना, इसमें क्या है कि वो अपनी जमीन देता है, बस इतना ही याद रखना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आपका सेक्शन 8 कहता है कि जो है आपका लैंडलॉर्ड टू सप्लाई कॉपीज ऑफ जमाबंदी एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू न्यूली अपॉइंटेड विलेज हेडमैन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एक तरह से ये है जो न्यूली अपॉइंटेड विलेज हेडमैन है उसको 3 महीने के भीतर जो है क्या करना पड़ता है, वो जो जितने सारे रिकॉर्ड ऑफ राइट हैं उसकी कॉपी एक तरह से उसको देनी होती है, ताकि उसको पता चल पाए कि भाई आखिर जो है एक तरह से कौन सी जमीन किसका है, ठीक है, किस तरह का पट्टा उसको मिले हुए, वो सारा चीज एक तरह से उसके पास होना चाहिए। If a new village headman is appointed and he is not a heir यानी descendant of the previous headman, यानी अगर मान तो उसी का उत्तराधिकारी है, ठीक है, अगर उसी का वारिस है तो उसके पास तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर उसका वारिस नहीं है तब जाके क्या होगा, then it is duty of the landlord to provide the original जमाबंदी यानी land rent register or certified copies of it and also the record of rights यानी official land and tenancy record of the village, ठीक है, within 3 months from the date of new headman's appointment, यानी जिस दिन उसकी नियुक्ति हुई है उसके 3 महीने के भीतर ये सारे के सारे रिकॉर्ड ऑफ राइट और जो आपका, ठीक है, ये जो जमाबंदी होता है वो देना होगा उसको, ठीक है, 3 महीने के भीतर। तो आपको याद रख लेना है कि किस सेक्शन में इस चीज का प्रोविजन है और कितने समय के भीतर देना होता है। तो ये सेक्शन आपको 8 याद रख लेना है और 3 महीने के भीतर देना होता है। These documents help the new village headman understand the land records and manage the village duties properly, यानी क्या है properly। तो अगर मान लेते हैं कि अगर वो ना मिला तो उसको समझ में नहीं आएगा ना कि जो है कैसे क्या करना है, सो इसलिए 3 महीने के भीतर सारा चीज एक तरह से ये होता है। जैसे आपने पुलिस में देखा होगा किसी को जब जो है एक तरह से किसी ये का पुलिस स्टेशन का जब चार्ज मिलता है, बोलता है कि जितने ये हैं सब लेके मेरे टेबल पर आके रखो, तब देखता है बोलता है इतने सारे जो है ये कंप्लेंट किसके हैं, ये बोलता राणा ठाकुर के हैं जो गांव के सबसे बड़े ये हैं, उनके खिलाफ आज तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, इसलिए आप भी चुप रहिएगा, है ना। जो भी हो मजा। अब इसको एक लाइन में अगर याद रखना हो तो उसके लिए जो है ना हमने इसमें क्या किया कि छोटे छोटे जो है आपका ये पॉइंट्स ये कर दिए हैं।
When a non-heir is appointed as a village headman, the landlord must give him a जमाबंदी और record of right of the village within 3 months of his appointment. बस एक लाइन में याद रखिए, काफी है इतना से, ठीक है। जमाबंदी कहने मतलब जिनका जो है रिकॉर्डेड विलेज में जमीन है, ठीक है। अब जमाबंदी रैयत जो है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 कहता है क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, ठीक है, क्लासेस ऑफ रैयत, यानी उसमें 3 टाइप के रैयत हैं, एक जमाबंदी यानी निवासी जमाबंदी रैयत, एक गैर निवासी जमाबंदी रैयत और एक न्यू रैयत। ये 3 टाइप के होते हैं। तो आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। सेक्शन 9 कहता है पदांतरण, यानी द विलेज हेडमैन शैल हैव नो राइट टू ट्रांसफर हिज ऑफिस इन एनी वे, किसी भी तरीके से वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। 6 जेपीएससी में पूछा था, याद रखिएगा, ठीक है। सेक्शन 10 कहता है कि जो है किसी भूमि का मूल रैयती जोत समझा जाना। एक लाइन में अगर याद रखना हो तो सिंपली याद रख लीजिएगा कि अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट में उसे मूल रैयती जोत के रूप में जो है रजिस्टर्ड किया गया है, तभी जाके उसको मूल रैयती जोत माना जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल जो आपका होल्डिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा। लेकिन याद रखना, एनी बैरन लैंड दैट हैज बीन डेवलप्ड फॉर कल्टीवेशन बाय द पेरेंट रैयत और सब्सिडियरी रैयत और एनी फैलो होल्डिंग which is in the possession of the मूल रैयत और सब्सिडियरी रैयत, he shall not be evicted from that land। यानी अगर कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत या सहायक रैयत द्वारा खेती लायक विकसित किया गया है, या कोई प्रति जोत जो मूल रैयत या सहायक रैयत के अधिकार में हो, तो उसे मूल रैयत उस भूमि से उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसी जमीन है जिसको हमने खुद से प्रिपेयर किया हुआ है और उसका जो एक तरह से अधिकार हमारे पास है, तो हमें उस चीज से बेदखल नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यह रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कहता है क्या कि ओनली द लैंड दैट इज ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज मूल रैयत जोत, यानी जो आपका प्राइवेट होल्डिंग और मूल रैयती जोत यानी ऑफिशियल होल्डिंग विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच। यानी जो अगर मान लेते कि रिकॉर्ड ऑफ राइट में अगर उसको मूल रैयती जोत के रूप में जो है रजिस्टर्ड किया गया है, तभी जाकर उसको मूल रैयती जोत कहा जाएगा। और उस है या उसका जो है एक तरह से सहायक रैयत है, उसको भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है किसी भी हालत में, ठीक है। ये कहता है कौन सा आपका सेक्शन जो है 9 कि 10, ठीक है। इफ अ लैंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन दैट कैटेगरी इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ मूल रैयत होल्डिंग, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि वो जो आपका रिकॉर्ड में नहीं दर्ज है, तो उसको मूल रैयती जोत या मूल रैयती होल्डिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि अदर टाइप ऑफ लैंड क्या है, इफ अ मूल रैयत और को मूल रैयत यानी होल्डर जिसको बोलते हैं reclaims wasteland or takes possession of a vacant holding, that land will be treated as, यानी अगर कोई खाली भूमि, खाली जोत का मतलब एक ऐसा जोत जिसमें जो है क्या है कि जो रैयत जो है बिना वारिस के मर गया हो, ठीक है, या बिना वसीयत लिखे जो है एक तरह से मर गया हो, उस तरह की जमीन को वेकेंट होल्डिंग कहा जाएगा। अगर मतलब उस तरह की जमीन है जिसको मूल रैयत या फिर जो आपका को मूल रैयत ने क्या किया आपका रिक्लेम किया हुआ है, यानी जो है बेकार पड़ा हुआ था, उसको जो आपका खेती योग्य एक तरह से बना और खेती कर रहा है, तो क्या माना जाएगा, तो ध्यान रखिएगा विल रैयती लैंड यानी एग्रीकल्चरल टेनेंट लैंड, यानी उसको जो आपका खेती योग्य भूमि माना जाएगा। दूसरी चीज, बट सच लैंड विल बी नॉन ट्रांसफरेबल, लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते हैं। तीसरा चीज कहता है एंड इट governed by the rules of this act that apply to रैयती होल्डिंग, यानी जो रैयती भूमि पर जो लागू होता है वही इसके लिए भी लागू होगा। बात समझे? तो एक लाइन में अगर आपको याद रखना हो, पहली चीज मूल रैयत का जोत जो है किसको कंसीडर किया जाएगा, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में दर्ज किया गया है। अगर जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट में दर्ज किया गया है तो उसको मूल रैयती जोत कंसीडर किया जाएगा, और जो मूल रैयत होगा या जो को मूल रैयत होगा उसको वहां से एविक्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर कोई वैकेंट होल्डिंग था जिसको मूल रैयत ने या फिर जो आपका सह मूल रैयत ने क्या किया, उसको खेती योग्य बनाया है, उसको अगर होल्ड किए हुए है तो उसको जो है आपका रैयती लैंड कंसिडर किया जाएगा, और वो कैसा होगा, नॉन ट्रांसफरेबल होगा, यानी उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, और संथाल प्रकाशकारी अधिनियम के अनुसार ही उसको जो है आपका गवर्न किया जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो अब कहेंगे कि इसमें याद रखना जो मूल रैयती जोत होता है ना, वो क्या होता है आपका, वो जो है आपका नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, और जो मूल रैयत को उससे बेदखल नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेक्शन 10। इसके बाद आ जाइए यहां पे कैसा, सो लैंड मस्ट बी ऑफिशियली रिकॉर्डेड टू बी कंसिडर्ड मूल रैयत एंड अदर लैंड रिक्लेम्ड एज और सेटल्ड विल हैव रेस्ट्रिक्शंस, यानी केवल दर्ज भूमि ही मूल रैयत होती है, अन्य जमीनों पर सीमाएं लागू होती है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं सेक्शन 11। ये क्या कहता है, हेडमैन्स रिवॉर्ड फंड। एक लाइन में याद रखना हो तो याद रखेंगे क्या कि फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम हेडमैन मूल रैयत एंड रैयत अंडर दिस एक्ट गो इनटू हेडमैन्स रिवॉर्ड फंड व्हिच मैनेज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डिप्टी कमिश्नर एज पर द रूल्स। यानी जो है जितने भी पेनल्टीज वगैरह लगाए जाते हैं, चाहे वो लैंडलॉर्ड पर लगाए जाए
या फिर जो है आपका मूल रैयत पर लगाया जाए। मूल रैयत यानी जिसने जमीन को बनाया है, या फिर जो है आपका जो जमींदार है उस पर अगर लगाया जाता है, ठीक है, तो वो सारे के सारे पैसे कहां पे जमा होंगे? विलेज हेड में एक फंड बनता है और उस फंड को मैनेज कौन करेंगे? आपका डीसी करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखिए। इसमें पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ठीक है। रिवॉर्ड फंड का मतलब होता है कि जो पुरस्कार निधि है, कि जो एक तरह से अब उस पैसे को किसको दिया जाएगा? वो पैसा उनको दिया जाता है जो बेसिकली बढ़िया काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि बढ़िया काम क्या है, इसको डिफाइन ही नहीं किया गया, इसलिए आज तक ये पैसा जो किसी को दिया नहीं गया है उस काम के लिए, ठीक है। हाँ, तो कई सारे लूप होल्स हैं जो कि आपको कई जगह जगह पे मिलेगा ये चीज एसपीटी एक्ट में। उसमें से एक ये है आपका सेक्शन 11 कि जो आपका, ठीक है, गुड सर्विसेज के लिए ये जो है फंड एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट गुड वर्क है क्या, इसके बारे में कहीं कोई प्रोविजन है ही नहीं। क्या चीज? ग्रेन गोला अलग चीज है। ग्रेन गोला बेसिकली क्या है कि अगर मानते हैं काइंड के फॉर्म में अगर जो है ये दिया जा रहा है, लगान दिया जा रहा है, तो उसको रखने के लिए जो आपका अनाज गोला बनाया जाता था, या ग्रेन गोला जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है ना। तो ये कहता है कि क्रिएशन ऑफ फंड यानी एनी फाइन इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम विलेज हेडमैन, मूल रैयत एंड रैयत यानी जो किसान है उनसे, अंडर दिस एक्ट विल बी डिपोजिटेड इनटू अ फंड। दिस फंड विल बी कॉल्ड द हेडमैन्स रिवॉर्ड फंड। The fund will be managed and distributed by the deputy commissioner. This will be done according to the rules laid down, यानी prescribed form, यानी जो है आपका इस अधिनियम में जो कानून बने वो उसी के अनुसार होगा, ठीक है। बट वो उसके लिए कानून बना ही नहीं है, इसलिए जो आपका उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो है एक तरह से वो गांव के विकास के लिए इसका यूज कर लिया जाता है। इसके बाद आ जाइए कौन सा आपका रैयत, जिसमें जो है आपका 12 से लेकर के जो है आपका 26 तक प्रोविजन है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। एक तो याद रख लीजिएगा सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है क्लासेस ऑफ रैयत या टेनेंट्स कह लीजिए, क्लासेस ऑफ रैयत या टेनेंट्स भी कह सकते हैं। अब इसमें 3 टाइप के एक तरह से आपको मिलेंगे। एक आपका जो है रेसिडेंट जमाबंदी रैयत, जमाबंदी रैयत, एक होता है नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत, जमाबंदी रैयत, और एक होता है आपका न्यू रैयत, ठीक है। ये होता क्या है ध्यान रख लीजिएगा। जैसे मान रिकॉर्डेड विलेज मतलब समझ रहे हैं ना। विलेज का मतलब होता है कि एक ऐसा गांव जिसको जो है आपका जिसका सर्वे करा करके उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट बना हो और फिर जो है उसको विलेज स्टेटस दिया गया हो, उसको रिकॉर्डेड विलेज कहा जाएगा। अब रिकॉर्डेड विलेज में अगर मेरी जमीन है और मैं वहां पे रहने के लिए अपना घर भी बना कर रखा हुआ हूं, तो उस रिकॉर्डेड विलेज का मैं क्या कहलाया? जमाबंदी रैयत कहलाया, ठीक है। सिंपल सा है, मेरा जमीन भी है और मेरा घर भी है, या तो मैं खुद रहता हूं या फिर मेरे परिवार वाले रहते हैं, तो उस तरह के विलेज के लिए मैं हुआ जमाबंदी रैयत। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे गांव में मेरी सिर्फ वहां पे जमीन हो, रहने के लिए घर ना हो, ना तो वहां पे मैं खुद रहता हूं और नहीं मेरे परिवार वाले रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहलाया मैं उस गांव के लिए? उसके लिए नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत कहलाया। हाँ, खेती कर रहे हैं, जमीन है, खेती कर रहे हैं, रिकॉर्डेड विलेज में मेरा जमीन है। अरे जैसे मान लेते हैं कि आप लातेहार से हैं, कोई ना कोई गांव होगा, क्या नाम है गांव का? लातेहार ही है, गांव का नाम लातेहार थोड़ी होगा। अच्छा, टाउन में रहते हैं आप मेनली, ठीक है। कोई गांव में रहने वाले? सर चलिए ठीक है, वहां घर है आपका? घर है, रहते हैं? नहीं रहते हैं। घर है लेकिन नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं। तो उस गांव के लिए, सरजू गांव के लिए क्या है? आप क्या हुए? रेसिडेंट जमाबंदी रैयत। सुन लीजिए, लेकिन उस गांव के अलावा आपकी जमीनें किसी और गांव में है, ठीक है। जो भी गांव में है उस गांव में मतलब वो रिकॉर्डेड विलेज है, बट आपका जमीन है वहां पर, लेकिन जो आपका घर नहीं है, नहीं आप वहां पर रहते हैं, उसके लिए क्या हुए? नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत कहलाया। लेकिन ये सिर्फ कहां के लिए लागू होगा? संथाल परगना, एसपीटी नहीं, संथाल परगना के लिए लागू होगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे वो है संथाल परगना से हैं, ठीक है। तो ये जो आपका बात नहीं, ये सेक्शन 12 कहता है। आ जाइए सेक्शन 13। अब सेक्शन 13 कहता है कि आखिर एक तरह से आपके राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है। यानी अगर आप, हाँ
न्यू रैयत, अच्छा न्यू रैयत का नहीं बताया भाई, जिसको अभी रैयती अधिकार मिला है मान लेते गांव में, हाँ लेटेस्ट, ठीक है, नया उसका जो है एक तरह से खतियान वगैरह उसको दिया गया है, उसको न्यू रैयत कहा जाएगा। जो लेटेस्ट न्यूज है, समझ गए? आते हैं क्या करके सब बात करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 13, ये कहता है आपके राइट्स क्या क्या है। जैसे हम और आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेनेंट हैं। टेनेंट मतलब किराएदार, यानी जो आपका रेंटर, हम रेंट पर रहते हैं और जो उसके लिए रेंट चुकाते हैं, ठीक है। जो आपकी जमीन है, आप कहते हैं ना कि अरे ये तो मेरा अपना जमीन है, ठीक है, आपका अपना जमीन नहीं है, बल्कि आप उसको भी रेंट पे रखे हुए हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट को क्या करते हैं, रेंट देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वी ऑल आर टेनेंट। अब क्या है कि अगर हम टेनेंट हैं तो हमारे कुछ राइट्स हैं, ठीक है, लीगल एक तरह से अधिकार दिए गए हैं। अब वो क्या क्या चीजें हैं वो हमें कहता है आपका कहां पे, सेक्शन 13 में। तो यहां पे ध्यान रख लेनी है कि खेती बाड़ी कर सकते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे अधिकार आपको दिए गए हैं जो सेक्शन 15, 16, 17 एंड 18 में दिया गया है, ठीक है। यानी अगर 15, 16, 17 एंड 18 के अकॉर्डिंग अगर आपने लैंड का यूज किया है, इसका मतलब आपने सेक्शन 13 का वायलेशन नहीं किया है, ठीक है। यानी जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है आपका 15, 16, 17 और जो आपका 18, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये कहता है क्या, ये कहता है कि अगर आपको मान लेते हैं लगता है, ठीक है, कि जो है ब्रिक्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जमीन है, ठीक है, आपको बनाना है, आप जो है एक तरह से आराम से ईंटा पत्थर जो भी खपड़ा वगैरह बनाना, टाइल्स वगैरह बनाना, जितना बनाना आप आराम से बनाइए, बट वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, आपके अपने या अपने परिवार के लिए होना चाहिए, कच्चा या पक्का मकान बनाने के लिए होना चाहिए, न कि जो है आपका, ठीक है, पूरा जो है एकदम ईंटा भट्टा खोल दिए। रहता है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होता है, ठीक है। सुन लीजिए, कॉमर्शियली अगर ये करते हैं तो फिर उसके लिए आपको अलग से क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, वो अलग चीज हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा चीज कहता है कि अगर आपको डैम बनाना हो, नहर बनाना हो, आहर बनाना हो, डोभा बनाना हो, ठीक है, तालाब बनाना हो, जो बनाना है बनाइए, ठीक है। डैम मतलब ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, अधिकार दिए गए हैं, किसको दिया गया है, ये दिया गया रैयतों को दिया गया है, ध्यान रख लीजिएगा, जो टेन्योर होल्डर है उसको दिया गया है। अब टेन्योर होल्डर क्या है आपका, मान लेते हैं विलेज हेडमैन है, सुन लीजिए, टेन्योर होल्डर में विलेज हेडमैन भी आता है ना, क्योंकि उसके पास जमीनें हैं, खेती करता है या खेती करवाता है। अब मानते हैं उसको लगता है कि नहीं हमको डैम बनाना है, बड़ा सा बना सकता है, समझ गए, तो ये चीज है आपका। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपको मन करता है पेड़ वगैरह लगाना है, ठीक है, पेड़ काटिए, उसको लगाइए, ठीक है, जो करना है कीजिए। लेकिन अगर मान लेते हैं महुआ ट्री है, ठीक है, तो एसडीओ का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर के परमिशन के बिना आप महुआ ट्री को नहीं काट सकते, ठीक है। ये कहां पे आपका सेक्शन 17 में है, ठीक है। इसके बाद हाँ, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, सिर्फ काटने के लिए है कि अगर काटना हो तो आपको एसडीओ का परमिशन लेना पड़ेगा। क्या जी बोल रहे हैं, दारू भट्टी में क्या, इसको महुआ का ऐसा नहीं है, सिर्फ दारू भट्टी में यूज होगा सो, ठीक है। नहीं, वो हमें पता है कि उनको लगता है कि कहां से इनसे पूछा जाए, ठीक है, कि क्लास छोड़ के भाग जाएं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, ऊपर वाले की कृपा रही तो क्लासेस जो है आपकी रुक सकती हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे 18, ठीक है। 18 क्या कहता है कि अगर आप चाहें तो अपने लिए, ठीक है, या अपने परिवार वालों के लिए, ठीक है, कच्चा और पक्का जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है, मकान बना सकते हैं, ठीक है, कच्चा या पक्का मकान बना सकते हैं अपनी जमीन पर। यानी बात नहीं, एज पर सेक्शन 15, 16 एंड 17 अगर आपने लैंड का यूज किया है तो यह कंसिडर किया जाएगा कि आपने सेक्शन 13 का वायलेशन नहीं किया है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी भी तरह से जमीन का अगर आपने यूज किया है तो ये कंसीडर किया जाएगा आपने सेक्शन 13 का वायलेशन किया है, एंड आपको जो है क्या किया जाएगा आपका, ठीक है, जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है, जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कहता है आपका सेक्शन 14 कहता है, ध्यान रखेंगे। और ये इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 13 में संथाली परंपरा से होना चाहिए, संथाली परंपरा में फर्टिलाइजर का यूज करना नहीं है। अच्छा, कहाँ पे आपने देखा कि संथाली परंपरा में फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, कहाँ पे लिखा हुआ है,
कोई आप हमें बताइए कि संथाली परंपरा में ये लिखा हुआ है कि जो है आपका फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है, तो होगा ना उसका कहीं ना कहीं लिखित कि हेमंत सोरेन खुद आके आपको बताए हैं। 13 में ये कहता है कि आपके कौन कौन से राइट्स हैं एक तरह से यूज करने के। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो वो कंसिडर किया जाएगा कि जो है लैंड का वैल्यू डिग्रेड नहीं हो रहा है, आपने उसको कम नहीं किया है। लेकिन अगर आपने इसके अगेंस्ट अगर किसी भी तरीके से यूज किया है तो माना जाएगा आपने सेक्शन 13 का वायलेशन किया है, यानी जमीन के वैल्यू को कम किया है। और जमीन के वैल्यू को कम किया है तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग आपको जो है ठीक है क्या कर दिया जाएगा, भूमि से बेदखल किया जाएगा। मेन तो खेती बाड़ी करने के लिए जमीन दिया ही है आपको, इसके अलावा खेती-बाड़ी के अलावा ये सब खेती बाड़ी के अलावा जो है आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसको ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आपने जमीन के वैल्यू को कम किया है, क्योंकि आप सुन लीजिए, सुनिए तो मेरी बात। अगर मान लेते हैं कि जमीन पर अगर आपने ईंटा या खपड़ा वगैरह कुछ भी बनाया अपनी जमीन पर, तो जनरली वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं रहता है, तो उसको तो कंसीडर कर लिया जाएगा कि जो है इसका वैल्यू को डिग्रेड कर दिया। लेकिन उसका जो है एक्सेप्शन है एक तरह से, किसमें ये कहता है सेक्शन 15 कहता है कि आप जो है ब्रिक्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, ब्रिक्स बना सकते हैं, टाइल्स बना सकते हैं, ये आपके अधिकार हैं, ठीक है, आप अपने लिए अपने परिवार वालों के लिए बना सकते हैं, ठीक है। आपके लिए अलग से क्लासेस का व्यवस्था करना पड़ेगा ये सर। इसके बाद जो है, इसके बाद सेक्शन 20 जो है ये रेस्ट्रिक्शंस पर एक तरह से बात कहता है कि जो आपका संथाल परगना में जमीन का जो ट्रांसफर है, ठीक है, जो ट्रांसफर है उसको क्या करता है, आपका ट्रांसफर है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। 19 नहीं पढ़ना है सर, सब पढ़ेंगे तो फिर 72 धाराएं पढ़ते पढ़ते जो है सीधे अगला जेपीएससी आ जाएगा। खैर, तो कम से कम इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। अब आते हैं हम लोग सीधे अगले ये पर और एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला है सेक्शन 12 जो कहता है क्लासेस ऑफ रैयत्स, जिसमें रेसिडेंट जमाबंदी रैयत, नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत और नए रैयत ऑलरेडी बता दिया है, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाइए सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है कि राइट्स ऑफ रैयत इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ लैंड, यानी क्या क्या यूज किया जा सकता है। एक लाइन में अगर आपको याद रखना हो, और रैयत हैज फ्रीडम टू यूज हिज लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस एज लॉन्ग एज इट डज नॉट डैमेज इट्स फर्टिलिटी और रिड्यूस इट्स वर्थ। तो ये कहता है कि रैयत या टेनेंट इज अलाउड टू यूज हिज लैंड, ठीक है, जो कंडीशन दिए गए ध्यान रख लीजिएगा। और रैयत कैन यूज हिज लैंड, पहला पॉइंट कहता है इन एनी वे अलाउड बाय लोकल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। लोकल कस्टम्स क्या कहता है भाई, खेती बाड़ी करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इवन इफ नॉट बेस्ड ऑन कस्टम द रैयत कैन यूज द लैंड इन अ वे एज लॉन्ग एज इट डज नॉट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ लैंड और मेक इट अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। अगर खेती के लिए उसको जो है अगर मानते हैं कि जो अनुपयोगी नहीं बनाता है तो वो जो भूमि यूज कर सकता है, भले वो कस्टम्स में मेंशन नहीं है, ठीक है। सेकंड कहता है सर्टेन एक्टिविटीज आर ऑलवेज अलाउड, एनी एक्टिविटीज दैट इज परमिटेड बाय सेक्शन 15, 16, 17 और 18 ऑफ द एक्ट, ठीक है। These sections will not be considered harmful to the land's value or its use for farming। यानी ये नहीं माना जाएगा कि जो आपका किसी ने सेक्शन 15, 16 और 17 का यूज करते हुए लैंड को यूज किया है तो उसे जो आपका फार्मिंग के लिए अनसुटेबल बनाया है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या कहता है 15, 16, 17, 18, तो ध्यान रख लीजिएगा, ये कहता है कि रैयत राइट टू मैन्युफैक्चर टाइल्स एंड ब्रिक्स, ठीक है, यानी जो आपका जो है वो खपड़ा बना सकता है, वो जो आपका ईंटा वगैरह बना सकता है, ठीक है। 16 कहता है कि रैयत राइट टू जो है कंस्ट्रक्ट बांस एक्सेट्रा ऑन हिज ओन होल्डिंग टू एंजॉय फिश एंड अदर प्रोड्यूस, यानी जो मछली मारने के लिए या कुछ भी ये करने के लिए कर सकता है, सिंचाई वगैरह के लिए भी यूज कर सकता है। पॉन्ड्स बनाएंगे तो लैंड थोड़े, ठीक है, गड्ढा करेंगे, फिर मान लीजिए उसका तो वैल्यू अगर बाद में वो, यहाँ पे अगर मानते हैं बिना गड्ढा कोड़े हुए बांध कैसे बनाया जा सकता है, बाद में तो डिग्रेड होगा, लेकिन बाद में एग्रीकल्चर डिग्रेड इसको नहीं माना जाएगा ना। ये साफ साफ सेक्शन 13 में क्या लिखा हुआ है, ये कहता है एनी एक्टिविटीज दैट इज परमिटेड बाय सेक्शन 15, 16, 17 और 18 ऑफ द एक्ट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये सारे सर्टेन एक्टिविटीज आर ऑलवेज अलाउड, है ना भाई ये चीज। तो आप कहेंगे कि नहीं बांध कोड़ेंगे तो जमीन गड्ढा होगा, तो बिना गड्ढा किए हुए बांध कैसे कोड़ेंगे, है कोई तरीका और? मिट्टी को बेच देंगे, बेच देंगे तो फिर भी गड्ढा होगा ना, ठीक है। चलिए
इसके बाद जो है आपका सेक्शन जो है आपका 17 क्या कहता है, ये कहता है राइट्स ऑफ रैयत इन ट्रीज ऑन हिज ओन होल्डिंग, यानी जो है ठीक है वो पेड़ काटे लगाए, ठीक है उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको यूज करे, वो सारे के सारे राइट्स हैं। बट याद रखिएगा, इफ द रैयत हैज प्लांटेड अ महुआ ट्री ऑन हिज लैंड होल्डिंग देन इट कैन नॉट बी कट विदाउट द परमिशन ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। एसडीओ के परमिशन के बिना आप महुआ ट्री को काट नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए ऐसा कुछ तो लिखा हुआ हमने देखा नहीं है, लेकिन क्या है कि चूंकि जो है मे भी जो है कॉमर्शियल यूज होता होगा, इस कारण से जो है इसको ये किया गया है। ठीक है, बात क्या चीज बोल रहे हैं? अच्छा कोई एक बोल लेंगे तब तो हमें भी समझ में आएगा। हाँ बोलिए अब आप। परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कॉमर्शियल पर्पज से अगर बनाएगा तो फिर उसको जो है परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन अपने घर बनाने के लिए अगर मान लेते खपड़ा का यूज है, ठीक है, तो वो खपड़ा जो बनाएंगे उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। क्या चीज बोल रहे हैं? जीवन में आज तक तो कभी कुम्हार में परमिशन लिया नहीं। तो हम कहाँ कुम्हार? अब देखिए इसके लिए क्या है ना कि हमको लगता है कि जो है अभी ये जो क्या नाम है, क्या सुनक नाम है जो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, हाई कोर्ट के। हाँ हाँ ऐसा ही कुछ है ना नाम, जो भी है वो अभी जो है इससे पहले जो थे, ठीक है हाँ सर्च कर लीजिए जो भी, ठीक है। अब वो जब रिटायरमेंट होंगे ना तो सीधे उनसे बात करके बोलेंगे कि आप CNT SPT जाके इन लोगों को पढ़ा दीजिएगा। हाँ तो जो है क्योंकि वो आके फिर आपको जो पूरी की पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है ना वो आपको बताएंगे। हाँ नहीं भाई ठीक है, आइए। सेक्शन 18 कहता है रैयत राइट टू इरेक्ट बिल्डिंग, यानी जो है अपने लिए कच्चा या पक्का मकान एक तरह से या अपने या अपने परिवार वालों के लिए बना सकता है। ठीक है, तो अगर इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो ये कंसीडर किया जाएगा कि जो है उसने सेक्शन 13 का वायलेशन नहीं किया है। हाँ और सर जैसे लैंड यूज में जैसे हम लोग वहां सीएनटी में देखे थे तो उसमें लैंड का प्रोड्यूस का जैसे 9/11 पार्ट, यहाँ पे वैसा ये शेयर यहाँ पे टोटल एक्सेस आपका जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आता है सेक्शन 14, ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ रैयत फ्रॉम इजेक्शन, यानी सेक्शन 13 का अगर उसने वायलेशन नहीं किया है तो उसे जो है आपका ठीक है उसकी टेनेंसी से एविक्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी केस में। ठीक है, यानी अ रैयत cannot be removed or rejected from his land by the landlord just because he used the land in a way not allowed under section 13। ठीक है, याद रखेंगे, यानी जो है यदि कोई रैयत अपनी भूमि का उपयोग धारा 13 के अनुसार नहीं करता तब भी जमींदार उसे भूमि से बेदखल खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने वायलेशन किया भी है तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? डीसी के पास है, ये बात ध्यान रखिएगा। सच रिमूवल और रिजेक्शन कैन ओनली बी डन इफ द डिप्यूटी कमिश्नर पासेस एन ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सेक्शन 65, अब ये जो है खुद से जो है आपका कोई इजेक्शन का एक तरह से लेटर पास नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास आएगा क्या? इनके पास आएगा एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन जो है कितने दिनों के भीतर होगा? तो CNT SPT एक्ट में ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर किसी चीज के लिए कोई टाइम अगर जो है नहीं दिया गया है कि कितने दिनों के भीतर आपको जो है एप्लीकेशन देना है, तो उसके लिए 1 साल का है। ठीक है, 1 साल का है, लिमिटेशन में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे क्या कहता है? सेक्शन 65 कहता है कि इफ अ लैंडलॉर्ड वांट्स टू इजेक्ट अ रैयत ड्यू टू मिसयूज ऑफ द लैंड एज पर सेक्शन 14, द एप्लीकेशन फॉर इजेक्टमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट व्हेन द मिसयूज अकर्ड और वाज क्या है कंप्लेंट अबाउट, यानी जो उसको 2 सालों के भीतर क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एप्लीकेशन देना पड़ेगा अगर सेक्शन 14 का वायलेशन किए हुए है तो। सेक्शन 14 में क्या कहता है कि जो है आपका मान लेते हैं कि उसको तो अधिकार नहीं है खुद से एविक्ट करने का, टेनेंट को जो है आपका टेनेंट को भूमि से बेदखल करने का अधिकार खुद से नहीं है, वो एप्लीकेशन देगा किसको? डीसी को। लेकिन कितने दिनों के भीतर? कितने दिनों के भीतर? कितने साल के भीतर? 2 साल के भीतर। ये कहता है सेक्शन 65। समझ गए कि अभी भी कंफ्यूज है? समझ गए ना? एक लाइन में याद रखना, ओनली द डिप्यूटी कमिश्नर हैज द ऑथोरिटी टू अप्रूव एविक्शन, द लैंडलॉर्ड कैन नॉट एविक्ट द रैयत ऑन हिज ओन, यानी खुद से जो है ये नहीं कर सकता, बस वो एप्लीकेशन दे सकता है विद इन 2 years। ठीक है,
इसके बाद जो है आ जाइए सेक्शन 20, ये कहता है ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लाइक जैसे सेक्शन 46 आपने पढ़ा था उसी तरह से आपका ये भी है, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। पहला कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, यानी अ रैयत कैन नॉट ट्रांसफर, सेल, गिफ्ट, लीज, मोर्टगेज, विल एक्सेट्रा हिज लैंड अनलेस his right to transfer is recorded in the record of right and the transfer is made only to the extent permitted in that record। यानी जो है अगर मानते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खतियान में मेंशन किया हुआ है कि हाँ ये जो है अपनी जमीन का ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कितना कर सकता है, जैसे मानते हैं जितनी मेरी जमीन है बोल दिया कि नहीं इसमें से ना आपका 1/4 जो है एक तरह से क्या कर सकते हैं मोर्टगेज कर सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं। जैसे नॉन ट्राइबल लोगों के लिए यहाँ पे एसपीटी एक्ट में मेंशन है कि अगर उसको मोर्टगेज करना हो तो अपनी जमीन का 1/4 ही मोर्टगेज कर सकता है, ठीक है। तो अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंशन है तभी जाके वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, कितना, जितना उस जो है आपका ये में मेंशन है उतना ही किया जा सकता है, अदरवाइज वो ना तो बेच सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, ना सेल कर सकता है, नहीं जो आपका विल में दे सकता है, किसी भी तरीके से नहीं दे सकता, ठीक है। अलाउड विद कंडीशन, यानी कुछ स्थितियों में अनुमति के साथ वैध माना जाएगा। रैयत कैन लीज लैंड फॉर एक्साइज ऑफ फॉर अप टू 1 year विद डिप्यूटी कमिश्नर रिटेन परमिशन, यानी जो है दारू दुकान के लिए, ठीक है, खुश हो गए दारू दुकान, ठीक है, याद क्या दिला दे, दारू दुकान के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए जो है वो क्या कर सकता है लीज पर दे सकता है, लेकिन उसके लिए भी डिप्यूटी कमिश्नर का परमिशन चाहिए। हाँ खोल सकता है, ठीक है, खोल सकता है, लेकिन अगर लीज पर देना हो, क्योंकि अब खुद तो आपको उसको यूज करने का अधिकार है ही है, ठीक है, लेकिन अगर मानते हैं हमें लीज पर देना है तो कितने सालों के लिए दे सकते हैं, 1 साल के लिए। किसको दे सकते हैं, तो दारू दुकान खोलने के लिए दे सकते हैं, एक्साइज शॉप ओपन करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। नहीं, नॉन ट्राइबल के लिए नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखें, अ संथाल रैयत कैन गिफ्ट लैंड टू हिज सिस्टर और डॉटर इफ अलाउड बाय संथाल लॉ विद डिसीज रिटेन परमिशन, यानी संथाल नियम अगर कहता है कि जो है अपनी सिस्टर को या फिर जो है अपनी, ठीक है, किसको, जो है डॉटर को अगर जमीन जो है गिफ्ट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसीलिए आप देखिएगा संथाल प्रोनालिजन में क्या होता है, वो जो आपने सुना होगा ना कि घर जमाई वाला, ठीक है, तो वो बेसिकली इसी के तहत होता है, ठीक है। दे दिए जो है आपका डोनेट कर दिए, उसका राइट मिल गया उसको, ठीक है। खैर बात नहीं यहाँ पे। तो संथाल रैयत अपनी बहन या बेटी को उपहार दे सकता है संथाल कानून के अनुसार, लेकिन उपायुक्त की अनुमति से। एन एब ओरिजिनल रैयत में गिफ्ट हाफ ऑफ हिज लैंड टू हिज विडो मदर और वाइफ फॉर मेंटेनेंस विद डिसीज रिटेन परमिशन, यानी आदिवासी रैयत अपनी पत्नी या फिर विधवा मां को भूमि का आधा हिस्सा उपहार में दे सकता है उपायुक्त की अनुमति से। अगर उसको लगे कि जो है हाँ देना है तो वो दे सकता है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। पहला हक और दूसरा हक का बात नहीं है, यहाँ पे डीसी के रिटर्न परमिशन से आप दे सकते हैं अपनी जमीन का आधा हिस्सा, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विधवा मां को देना चाहते हैं या फिर अपनी वाइफ को देना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पे जो है पहली बात की जो है जो वुमेन है उनके पास जो है आपका, ठीक है, जो लैंड राइट से एक तरह ट्रांसफर होता ही नहीं है, वो सिर्फ डोनेट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन डीसी का परमिशन लेना होगा तब, समझ गए। आ जाइए इसके बाद जो है आपका, ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है हु कैन बाय रैयत लैंड, यानी किसको बेचना वैध है। तो इवन इफ ट्रांसफर इज अलाउड एबोरिजिनल रैयत लैंड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली टू अनदर एबोरिजिनल रैयत ऑफ द सेम एरिया, यानी परगना तालुक या जो है एक तरह से जो है तप्पा हो सकता है, यानी जो है अपने ही परगना में क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो है आपका ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी वही का होना चाहिए, यानी जो है आपका किसी बाहरी को आप क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते। नॉन ट्राइबल को बेचने का अधिकार ही नहीं वहां पे। दान देने का अगर ये है तो जो है वो दान दे सकता है, लेकिन जो आपका, ठीक है, मतलब उसमें भी क्या है कि वो उसके नाम पर दान नहीं देता होगा, अपनी बेटी के नाम पर देता होगा। अरे देखिए सर, बात ऐसा है ना, इसमें इतना लूफोल्स है ना कि जो है आपका जमीनें जो है आपका वहां पे बेचने का राइट नहीं है, फिर भी जो है आपका जमीनें जो है ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है। रांची में भी वही चीज है। तो प्रैक्टिकली मत देखिए, ठीक है, जो एक तरह से बना हुआ है नियम वो क्या कहता है।
कोई पैसा नहीं है, ठीक है, तो उनका जो मोदी वाला है सर उनको बेनिफिट नहीं देगा। हाँ तो आइए अब आते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है, कैन बी ट्रांसफर टू घर जमाई और गर्दी जमाई यानी सन इन लॉ लिविंग विद वाइफ्स फैमिली। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, नहीं घर जमाई या गर्दी जमाई को बेचना मान्य है, आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, जो घर जमाई रह रहा हो वो। एन एबोरिजिनल रैयत कैन मॉर्गेज हिज लैंड विद प्रायर परमिशन टू डीसी, शेड्यूल्ड बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और जो है आपका जो है कॉर्पोरेशंस को। ठीक है, उपायुक्त की अनुमति से क्या कर सकते हैं आप, मॉर्गेज कर सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब बात नहीं, अब देखिए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब पहली चीज अगर मानते हैं हम संथाल कम्युनिटी में जाते हैं, अगर किसी अदर ट्राइब में अगर कोई जो है अगर शादी कर लेती है या कर लेता है तो उसको जो आपका एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है, पहली चीज। ठीक है, यानी जो है बेदखल कर दिया जाता है। तो इनका जो अपना जो सोशल रूल है वो तो है ही है। अब मान लेते हैं कि अगर जो है सेम कास्ट का है, अलग एक तरह से गोत्र का है और उसने शादी कर लिया और घर जमाई रह रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं आपका, दे सकते हैं, बेच सकते हैं उसको जमीन। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो है आपका अदर ये है, तो क्योंकि चीजें अब थोड़ी बदल गई है ना, क्योंकि ये जो है उस समय एक तरह से नियम बना, इनके जो सोशल रूल है, जब इन्होंने जो है एक तरह से अपना जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसको डेवलप किया, अपने समाज को डेवलप किया। आज के समय में चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। कई सारे ऐसे संथाल जो लोग हैं जिन्होंने जो है आपका दूसरे कम्युनिटी से शादी कर लिया, दूसरे रिलीजन से शादी कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वैसी चीज़ें नहीं है जो एक तरह से हम किताबों में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरेशन का जो संतान है उसमें डिपेंड करता है कि वो अडॉप्टेड है या कैसा है। सो ठीक है, अडॉप्टेड है या कैसा है वो चीज है आपका, डिपेंड करता है। अब वहां पे क्या है कि मान लेते हैं कि बात नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन कैसा है ना। जैसे अडॉप्टेड को एक तरह से ट्रांसफर होता है ना, गोद लिया हुआ जिसको बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, नॉन एबोरिजिनल रैयत्स कैन मॉर्गेज लैंड विदाउट नीडिंग परमिशन, यानी अगर मानते हैं नॉन एबोरिजिनल है तो उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। इनवैलिड ट्रांसफर किसको किसको माना जाएगा, एनी ट्रांसफर वायलेटिंग रूल्स विल नॉट बी रजिस्टर्ड, विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कोर्ट, ध्यान रख लीजिएगा। कोर्ट ऑर्डर्स फॉर सेल की जब बात करते हैं, नो कोर्ट कैन ऑर्डर सेल ऑफ अ रैयत लैंड अनलेस ट्रांसफर राइट इज रिकॉर्डेड, सेल इज विद इन परमिटेड जो है लिमिट्स। इवन देन लैंड ऑफ एबोरिजिनल रैयत कैनॉट बी सोल्ड टू अ नॉन एबोरिजिनल, यानी जो है आपका जो गैर आदिवासी है, वहां के जो मूल हैं, उनके अलावा किसी और को जो है एक तरह से वो नहीं बेचा जा सकता है, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता अगर कोर्ट का ऑर्डर भी हो तो। जैसे CNT में हमने एक तरह से देखा था, सेक्शन 47 यही बात कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है आपका जमीन बेचने के लिए जो है आपका ऑर्डर या डिक्री जो है रिलीज नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर मानते अगर होता भी है तो जैसे लगान अगर बकाया हो या फिर जो है कोई लोन बकाया हो तो उसके लिए, लेकिन अगर मानते वो ट्रांसफर होगा भी तो ST लैंड जो है आपका ST को ही ट्रांसफर हो सकता है, सेक्शन 46 का वायलेशन करते हुए ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे सेम परगना की बात की गई, सेम जो है आपका ठीक है तप्पा की बात किया गया है। ठीक है, सेम ब्लॉक का बात किया गया है, यहाँ पे वो चीज है। Eviction and restoration of land. If land is transferred illegally, Deputy Commissioner can evict the buyer without compensation after hearing them. ठीक है, land will be restored to the original रैयत or heir or resettle with another scheduled tribe रैयत as per the village customs. तो अगर मान लेते हैं कि जो है अगर इलीगल ट्रांसफर हुआ है तो DC के पास पावर है उसको जो है आपका, ठीक है, पहली बात की जो अगर इलीगल ट्रांसफर है तो वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर क्या करेंगे, जो बायर है उसको एविट कर देंगे और जो ओरिजिनल रैयत है उसको जमीन वापस दे दिया जाएगा। अगर ओरिजिनल रैयत नहीं है तो उसके जो आपका जो वारिस होंगे उसको दे दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर रिसेटल कर दिया जाएगा किसी ST रैयत को। ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट का प्रोविजन है, जो कि एक तरह से बायर है उसको जो है आपका पनिश किया जा सकता है अगर उसने फ्रॉड तरीके से लैंड ट्रांसफर किया है तो। ठीक है, मतलब फ्रॉड तरीके से लिया है तो, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है पहली बात कि विदाउट कॉम्पनसेशन अगर उसको एविट कर दिया जा रहा है तो वो उससे बड़ा और क्या पनिशमेंट हो सकता है। इसके बाद जो है आपका इफ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, यानी जो है अगर मानते हैं बिल्डिंग बना दिया गया है तो इसमें कहता है कि इफ द बायर बिल्ड समथिंग विद इन 30 इयर्स एंड द ट्रांसफर इज इलीगल, DC में ऑर्डर रिमूवल। ठीक है, DC बोलेंगे भैया अपना खाली करवा लो। ठीक है, ट्रांसफरर कैन बाय इट एल्स DC विल गेट इट रिमूव आफ्टर 6 months, यानी जो है जो मूल रैयत है वो उसको खरीद सकता है अगर मन किया कि नहीं घर बढ़िया बना हुआ है, ऐसा करते हैं मैं इसका पैसा दे करके एक तरह से ले लेता हूं तो ले सकता है, और नहीं तो फिर DC क्या करेंगे, वो जो बिल्डिंग बना हुआ उसको हटवा सकते हैं। ठीक है, वही चीज कहता है तो उपायुक्त उसे हटाने का आदेश दे सकते हैं, मूल रैयत इमारत का मूल चुकाकर ले सकता है। ठीक है, और नहीं तो यहां पर भी क्या आपका 6 महीने का टाइम होता है DC के पास,
मतलब जो बायर है उसके पास 6 महीने का टाइम होता है, या तो खुद हटा ले और नहीं तो 6 महीने के बाद जो मैक्सिमम 2 साल तक जा सकता है डीसी खुद हटवा सकते हैं। ठीक है। ओल्ड बिल्डिंग बिफोर 1969, इफ अ लार्ज स्ट्रक्चर वाज बिल्ड बिफोर 1969 रेगुलेशन, डीसी में वैलिडेट द ट्रांसफर इफ बायर गिव्स ऑल्टरनेटिव लैंड। अगर मान लेते हैं कि अगर मैंने जमीन खरीदा हुआ है और ये जो आपका मूल रैयत है तो इनको मैंने उतना ही जमीन दे दिया, तो क्या होगा आपका उस ट्रांसफर को वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी रजिस्ट्री हो जाएगी। दूसरा चीज, पेज फेयर कॉम्पनसेशन टू दी ओरिजिनल रैयत, या फिर मैंने इनको उतना ही पैसा दे दिया, यानी जो डीसी ने डिसाइड किया उतना पैसा अगर मैंने इनको दे दिया तो ट्रांसफर को वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन कब? जब ये 1969 से पहले का एक तरह से ये किया हो तब। ठीक है। एडवर्स पोजीशन, यानी अगर मान लेते हैं कि उसने कहा कि नहीं हमने लंबे समय तक से इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है और इस तरह से हमें मालिकाना हक मिला हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? तो इफ बायर होल्ड्स द लैंड फॉर लॉन्ग एंड गेन्स ओनरशिप बाय पोजीशन, डीसी में अलाउ रिस्टोरेशन बट द न्यू होल्डर मस्ट पे लैंड वैल्यू एंड कॉम्पनसेशन फॉर इंप्रूवमेंट्स। यानी जो है आपका जो एक तरह से क्लेम किया हुआ है, अगर वो क्या कर दे, वो जो है आपका जो बिल्डिंग वगैरह बने हुए हैं या फिर उसको मेंटेनेंस करने के लिए जितना पैसा खर्च हुआ है जो कि डीसी डिसाइड करेंगे, उतना अगर हम पे कर देते हैं तो फिर जमीन मुझे वापस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसने लंबे समय तक से होल्ड किया हुआ है जमीन को। ठीक है। जैसे ये बिल्डिंग बना हुआ है, मान लेते हैं कि संथालपना का एरिया है, ये बिल्डिंग बना हुआ है, अब लंबे समय तक से ये बना हुआ है और जो है जो ओनर है वो उन्होंने बोल दिया क्या कि जो है नहीं हमने लंबे समय तक इसको होल्ड किया हुआ है और इसका जो ओनरशिप राइट है वो हमें है। तो डीसी क्या करेंगे, मानते हैं ये डीसी है तो ये कहेंगे ठीक है, जो ओरिजिनल रैयत है उसको बोला जाएगा ऐसा है कि बिल्डिंग का जितना कीमत है उतना दे दो। ठीक है। और एक कॉम्पनसेशन के रूप में एक्स अमाउंट आपको क्या करना है, आपको दे देना है। अगर वो पे कर देते हैं तो जो ऑनर है इसके अभी प्रेजेंट ऑनर, ठीक है, उसको हटा करके जो ट्रांसफर किसको कर दिया जाएगा, ओरिजिनल रैयत को कर दिया जाएगा। ठीक है। बिल्डिंग के जो मालिक है इनको बिल्डिंग शिफ्ट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, आजकल तो कोई ऐसा नहीं है बिल्डिंग को शिफ्ट करके ले जाएगा। नहीं, 6 महीने का टाइम होता है, सुन लीजिए, 6 महीना का टाइम होता है। अब जो है जिसने, बात नहीं, जो बायर है, बात नहीं, सुन लीजिए, यहाँ पे 6 महीने का टाइम होता है बायर के पास, बिल्डिंग शिफ्ट करे या गिरा दे या हनुमान जी को बुला करके सीधे उठवा के जो है कहीं और शिफ्ट करवा दे। ये 6 महीने का ही टाइम होता है। ठीक है, 6 महीने का टाइम होता है, सिंपल, आपको ध्यान रखनी है। हाँ, आया एक्ट 1949 में, तो ये जब 1969 वाला रेगुलेशन चल रहा था ये तो इलीगल होगा ना? इलीगल नहीं है, इसमें एक टाइम दे दिया गया कि भैया अगर इससे पहले का बना हुआ है तो हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप जो है उतनी ही जमीन दे दीजिए इसको। ठीक है। क्यों ऐसा है, सुन लीजिए, क्योंकि हमने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। ठीक है, घर बना लिए तो अब राजा तो नहीं बन गए, जमीन तो आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ठीक है आपकी ये जो ऑक्यूपेंसी है वो बनी रहेगी, लेकिन जितना जमीन आपने लिया हुआ है ओरिजिनल रैयत को आप उतना दीजिए, या फिर जितना हम कॉम्पनसेशन डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, उतना पे कर दीजिए इसको। ठीक है, तब जाकर उस जमीन की रजिस्ट्री होगी, किसके नाम पर? जो बायर है उसके नाम पर। ठीक है, तो वो ये, अब मानते हैं अगर ये कोई एक टाइमलाइन अगर न दिया जाए, ठीक है, कोई एक रेफरेंस ईयर अगर न दिया जाए, तो फिर कोई भी कल को बोलेगा ना कि ठीक है जितना जमीन हमने लिया उतना जो है एक तरह से इसको खरीद के हम दूसरी जगह दे देते हैं, बोलेगा ना। लेकिन ठीक है, अगर 1969 से पहले का अगर है तभी जाकर उसको डीसी वैलिडेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रख लेनी है। 1969 का रेफरेंस ईयर बिहार लैंड रेगुलेशन एक्ट 1969 के लिए। हाँ, वही है। अब इसके बाद सेक्शन 67 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लिया जाए कि जो है अगर फ्रॉड तरीके से ट्रांसफर हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, यानी सिंपल है, सेक्शन 20 का अगर किसी ने वायलेशन किया हुआ है तो सेक्शन 67 में उसके पेनल्टीज के प्रोविजंस हैं। क्या कहता है? ये कहता है कि पेनल्टीज फॉर इलीगल लैंड ट्रांसफर, यानी इफ अ लैंड ट्रांसफर वायलेट सेक्शन 20 और इज डन फ्रॉडुलेंटली एंड द पर्सन होल्डिंग द लैंड नोज इट, दे कैन फेस, यानी यदि कोई व्यक्ति भूमि हस्तांतरण करता है जो धारा 20 या अन्य कानूनों के तहत अवैध है और उस व्यक्ति को इसकी जानकारी है, तो वह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, यानी जो है दे कैन imprisonment for up to 3 years और फाइन ऑफ up to 1000 रुपीज और बोथ, यानी 3 साल का जेल हो सकता है या 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा पुराने वाले में, आप ढूंढ रहे होंगे तो वहां नहीं मिलेगा, वो लास्ट में मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक एक करके ही हमने ये किया था। यहां पे कई सारी चीजों को कनेक्ट करके जो है एक साथ लेके आया। ठीक है, If the violation continues, an additional fine of ₹50 per day may be imposed, यानी अगर मान लेते हैं कि उस अगर जो है अपराध अगर लगातार जारी रहता है तो पर डे 50 रुपए का फाइन भी लग सकता है। ठीक है,
सेक्शन 67(3) क्या कहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 67(2) में ये 3 कहता है कि द डिप्यूटी कमिश्नर विल इंपोज फाइन आफ्टर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स और इंफॉर्मेशन रिसीव विद इन 3 months ऑफ द ऑफेंस। यानी जो है आपका जब एक तरह से डीसी को ये इसके लिए क्या मिलेगा, आपका एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है, तो जांच के बाद वो जुर्माना लगाएंगे, ध्यान रखेंगे।